बारिश की बूंदों के बीच काले कोट में खड़ा ये शख्स बेयुआन के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। वांग हाओ एक ऐसी ताकत जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि ये खौफनाक बॉस एक वक्त पर स्कूल का सबसे बड़ा लूजर था? कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। वांग हाओ का सपना बस एक अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेना था। क्लास में पढ़ाई के वक्त टीचर उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहते हैं। वांग हाओ बिल्कुल सही जवाब देता है, पर जैसे ही वो बैठने लगता है एक लड़का अचानक उसकी कुर्सी पीछे खींच लेता है। वांग हाओ जमीन पर गिर पड़ता है और पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले 3 सालों से वो इन सब के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया था। तभी एक बुली आकर उसके सिर पर मारता है और उसे डांटते हुए चुपचाप बैठने को कहता है। वांग हाओ का गुस्सा अब आसमान छू रहा था और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता। वो घूमकर उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, लेकिन उस अकेले की हिम्मत उन गुंडों के आगे ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल उस बुली के सारे दोस्त वांग हाओ पर टूट पड़ते हैं। वो सब मिलकर उसे बुरी तरह जमीन पर गिराकर पीटते हैं। चोट खाया हुआ और दर्द से रोता हुआ वांग हाओ खुद से बस यही सवाल करता है कि आखिर उसने क्या गलत किया है, क्यों वो इस नरक से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन उसकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होती। ग्राउंड में जब वांग हाओ अकेले फुटबॉल खेलना चाहता था तो वहां भी वो गुंडे आ जाते हैं और उसे पनौती बोलकर बेइज्जती करके वहां से भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद उन गुंडों ने खुद फुटबॉल फाड़ दी थी, पर इसका सारा इल्जाम वो जबरदस्ती वांग हाओ पर थोप देते हैं। वांग हाओ चिल्लाता है कि उसने बॉल को छुआ तक नहीं, पर गुंडों की उस भीड़ में उसकी कोई नहीं सुनता। वो आखिरकार समझ चुका था कि इस कमजोर दुनिया में सच्चाई की नहीं, सिर्फ ताकत की अहमियत है। आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने टीचर के पास जाता है और बताता है कि कैसे वो लड़के उसे बिना वजह पीटते हैं और उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन टीचर उसकी मदद करने के बजाय अपने फोन में देखते हुए उल्टा उसी को ताना मारता है कि अगर सब लोग मिलकर सिर्फ तुम्हें ही परेशान करते हैं तो जरूर प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर होगी। टीचर उसे डांट कर वहां से निकल जाने को कहता है। गुस्से और बेबसी से भरा वांग हाओ अब अपनी सीट पर वापस आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल उठती है। अपनी बुक पर गुस्से से पेन चलाते हुए जिससे पन्ना तक फट जाता है, वो फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में इस कीचड़ से निकलकर चेंगनान हाई स्कूल जाएगा ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये नया सफर उसे किस खौफनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। एक दिन स्कूल में वांग हाओ अपने टीचर के पास खड़ा था, जहां टीचर उसकी एडमिशन नोटिस ढूंढ रहे थे। अलमारी के सारे ड्रॉर्स छान मारने के बाद भी जब नोटिस नहीं मिला तो टीचर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, अभी तो यही था। फिर उन्हें याद आया कि थोड़ी देर पहले क्लास का सबसे बड़ा बुली जू यंग और उसके दोस्त भी अपनी नोटिस लेने आए थे। टीचर ने शक जताया कि कहीं वो लोग वांग हाओ की नोटिस भी अपने साथ तो नहीं ले गए और उसे जाकर चेक करने को कहा। जाओ यंग का नाम सुनते ही वांग हाओ के होश उड़ गए। उसे अच्छे से पता था कि वो गुंडे उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। वो समझ गया कि वो लोग उसकी एडमिशन नोटिस को फाड़ना या जलाना चाहते हैं, जो उसके नए मुस्तकबिल की आखिरी उम्मीद थी। वांग हाओ रोते हुए टीचर को थैंक यू बोलकर वहां से तेजी से भागा। बाहर ग्राउंड में जू यंग और उसकी गैंग एक गटर के ढक्कन के पास खड़े होकर हंस रहे थे। उनके हाथ में वांग हाओ की वही एडमिशन नोटिस थी। वांग हाओ हांफते हुए वहां पहुंचा और गिड़गिड़ाए हुए बोला कि जू यंग, मेरी नोटिस मुझे वापस दे दो। लेकिन जू यंग उसे चिढ़ाते हुए नोटिस को हवा में ऊंचा उठा देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो छीन कर दिखा। सारे लड़के तालियां बजाकर वांग हाओ का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि कम कद होने की वजह से वांग हाओ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। अपनी आखिरी उम्मीद को यूं खोते देख वांग हाओ पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो हाथ जोड़कर रोने लगा। वो गिड़गिड़ाए हुए बोला कि जू यांग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी नोटिस मुझे वापस दे दो। उसकी इस बेबसी पर वो सब और जोर से हंसने लगे। जू यांग ने मौका पाकर एक शर्त रखी। उसने नोटिस को जमीन के पास किया और बड़ी ही कमीनी मुस्कान के साथ बोला कि अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक दो तो मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। वांग हाओ के पास कोई रास्ता नहीं था। इस नरक से निकलने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और गटर के ढक्कन के पास ही घुटने टेक दी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो इस जगह से जरूर निकलेगा और इस जिल्लत का बदला एक दिन जरूर लेगा। लेकिन जू यंग का मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वांग हाओ ने घुटने टेके, जू यंग ने अचानक अपना हाथ खाली दिखाया और बोला कि ओह, नोटिस तो गलती से गटर के अंदर गिर गई। वांग हाओ का दिल बैठ गया, पर अगले ही पल जू यंग ने अपने पॉकेट से असली रेड एडमिशन लेटर निकाला और हंसते हुए बोला कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा लूजर इस स्कूल में सिलेक्ट हो गया। इस बार तो तुमने हैरान कर दिया। वो उस लेटर से वांग हाओ के सिर पर मारता है और उसे जमीन पर रोता हुआ छोड़कर अपनी गैंग के साथ हंसी मजाक करते हुए चला जाता है। वांग हाओ जमीन पर बैठकर उस लेटर को देखता है और रोती हुई आंखों के साथ मुस्कुराता है कि आखिरकार वो अब यहां से जा सकता है। चेंगनान हाई स्कूल का रास्ता अब साफ था।
गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। वंग हाओ अपने घर के आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी माँ कपड़े धोने के लिए बाहर आती हैं और उसे ताना मारती हैं कि सारे दिन घर में क्यों घुसा रहता है, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेला कर। उसके पिता भी बीड़ी पीते हुए कहते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है तो थोड़ा घूम फिर कर रिलैक्स कर लो, पर वंग हाओ कहता है कि वो घर पर ही ठीक है। तभी वहां एक लंबे काले कोट में एक लड़का एंटर होता है, जिसे देखकर वंग हाओ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो उसका बड़ा भाई जैसा दोस्त युगे था। युगे बताता है कि वो शहर के चंगनान वोकेशनल कॉलेज में पढ़ता है, जो वंग हाओ के नए स्कूल के बिल्कुल पास है। वंग हाओ उत्सुकता से शहर और उस स्कूल के बारे में पूछता है तो युगे उसे बताता है कि वहां बहुत सारे इंटरनेट कैफेज, खाने पीने की गलियां और शहर जाने के लिए काफी बसेस हैं। जाते जाते युगे उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर चंगनान हाई स्कूल में कोई भी तकलीफ हो तो मुझे याद करना। युगो के जाने के बाद वंग हाओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि मिडिल स्कूल में भी एक लड़के ने उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, पर बाद में वो खुद उससे प्रोटेक्शन मनी मांगने लगा था। वंग हाओ को लगता है कि चंगनान हाई स्कूल तो एक टॉप लेवल स्कूल है, वहां भला क्या मुसीबत आएगी, वहां तो सब पढ़ने वाले बच्चे होंगे। वो अपने पुराने बुरे वक्त को भूलकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार स्कूल का पहला दिन आ जाता है। वंग हाओ अपने माता पिता के साथ भारी बिस्तर और सामान लेकर बस स्टॉप पर खड़ा होता है। बस आने पर उसकी माँ काफी जल्दी में उसे अंदर भेजती हैं ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए देर ना हो जाए। बस के अंदर वंग हाओ थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसके माता पिता इतना सारा सामान उठाए हुए थे। जब वो सब चंगनान हाई स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल की शानदार बिल्डिंग देखकर वंग हाओ के पिता के आंसू निकल आते हैं। माँ काउंटर पर बैठी मैम से पूछती हैं कि फ्रेशमैन वंग हाओ का हॉस्टल रूम कहाँ है, तो मैम बताती हैं कि बिल्डिंग नंबर 3 रूम नंबर 203 में चले जाओ और वहां बिस्तर पहले से मिलेंगे, सामान लाने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर पिता थोड़ा निराश होते हैं कि इतनी दूर फिजूल में सामान उठाकर लाए। माँ वंग हाओ को पहले अंदर भेज देती हैं और कहती हैं कि वो सामान वापस छोड़कर बाद में उससे मिलने आएंगी। वंग हाओ अपनी नई क्लास में एंटर होता है और सबको स्माइल करते हुए अपना इंट्रो देता है। वहां उसकी दोस्ती जांग चांग और लीना नाम के बच्चों से होती है जो बहुत फ्रेंडली थे। तभी उसकी नजर क्लास में बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो पिंक जैकेट पहने हुई थी। वंग हाओ उसके पास जाता है और अपना नाम बताता है। वो लड़की बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ अपना नाम सिया शुए बताती है। तभी स्कूल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि सारे नए स्टूडेंट्स अपनी स्टूल्स लेकर ग्राउंड में इकट्ठा हो जाएं। वंग हाओ मौका देखकर शाजुए से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी स्टूल उठाने में मदद करूं। शाजुए उसे थैंक यू बोलती है और दोनों एक साथ ग्राउंड की तरफ चल देते हैं। ग्राउंड में जब सब बैठे होते हैं तो शाजुए से आने वाली हसीन खुशबू वंग हाओ का दिल धड़का देती है। वो सामने देखने का नाटक तो कर रहा था पर उसकी नजरें बार बार चोरी छुपे शाजुए को ही निहार रही थी। सेरेमोनी खत्म होने के बाद दोनों चुपचाप क्लास की तरफ वापस जाने लगते हैं। वंग हाओ को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस शानदार स्कूल की दीवारों के पीछे एक ऐसी अंधेरी और खौफनाक दुनिया उसका इंतजार कर रही है जो उसकी सोच से भी परे थी। सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम में। टीचर अंदर आते हैं और वंग हाओ यहाँ एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बैठा होता है। ये बिल्कुल वैसी ही स्कूल लाइफ थी जिसका उसने सपना देखा था। वह अपने बगल में बैठी लड़की शाजुए से पूछता है कि क्या हम आगे भी एक साथ बैठ सकते हैं। शाजुए खुशी से हाँ बोल देती है। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि आज एक नया स्टूडेंट आने वाला है। क्लास में सब कंप्लेन करते हैं कि पहले ही दिन कोई लेट कैसे हो सकता है। दरवाजा खुलता है और एक लंबा, चौड़ा और खतरनाक दिखने वाला लड़का अंदर आता है। इसका नाम जू यंग है। वह बताता है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और वे सिर्फ बास्केटबॉल की स्पोर्ट्स क्वोटा की वजह से इस टॉप स्कूल में आया है। टीचर उसकी पर्सनालिटी देखकर उसे तुरंत क्लास मॉनिटर बना देते हैं। पूरी क्लास खुशी से तालियां बजाती है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगला पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वंग हाओ की हालत अचानक खराब हो जाती है। वह डर से कांपने लगता है। वह अपने मन में कहता है सब खत्म हो गया, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ आया, फिर बीएचआई इससे बच नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जू यांग इस स्कूल में कैसे आ गया। तभी टीचर बोलते हैं कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो अपनी पसंद की सीट चुन सकता है। वंग हाओ अपना सामान उठाता है और जू यंग की नजरों से बचते हुए पीछे बैठे एक चश्मे वाले लड़के लियू जिहोंग के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फ्री टाइम मिलते ही जू यंग अपना रौब जमाने के लिए सबको अपनी तरफ से लंच पर ट्रीट देने का ऑफर करता है। ये सुनकर पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। जू यंग अचानक अपनी उंगली वंग हाओ की तरफ पॉइंट करता है और सबके सामने कहता है सिर्फ इसे छोड़कर। वे कहता है कि ये हमारे साथ खाना खाने के लायक नहीं है। वह बताता है कि हम दोनों एक ही टाउन से हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये कैसा इंसान है। वह सबको प्रॉमिस करता है कि लंच के टाइम वह वंग हाओ की सारी सच्चाई सबको बताएगा। पूरी क्लास जोर जोर से वंग हाओ पर हंसने लगती है। वंग हाओ को बहुत ह्यूमिलिएशन फील होता है पर वह चुपचाप नीचे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद शाजुए उसके पास आती है। वह गुस्से में पूछती है कि तुमने जू यंग को पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। वंग हाओ कहता है कि उसकी हिम्मत नहीं है क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो अंजाम और भी बुरा होगा।
ये सुनकर शाशुए थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। वह समझाती है कि अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वो स्ट्रांगली कहती है कि अगली बार अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो तुम्हें पलटवार करना ही होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी तरफ से स्टैंड लूंगी, क्योंकि मुझसे तुम्हारी यह बेइज्जती नहीं देखी जाती। यह सुनकर वंग हाओ थोड़ा हैरान होता है, पर उसे हिम्मत मिलती है। वह कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उससे निपट लूंगा। यह सुनकर शियाजुए खुशी से मुस्कुरा देती है। लेकिन क्या सच में वंग हाओ डर छोड़कर जू यंग का सामना कर पाएगा, या लंच टाइम में जू यंग उसका कोई ऐसा राज खोलने वाला है जिससे इस नए स्कूल में वंग हाओ की जिंदगी पहले दिन ही बर्बाद हो जाएगी। शियाजुए की बातों से वंग हाओ को थोड़ी हिम्मत मिलती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वहां जू यंग अपने दोस्तों के गैंग के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। जाओ यंग गुस्से में पूछता है कि शियाजुए उससे क्या कह रही थी। वंग हाओ थोड़ा घबरा कर कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन जू यंग कहां मानने वाला था। वह वंग हाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू खुद को कोई हीरो समझता है क्या। फिर वह जोर से वंग हाओ की टेबल पर मुक्का मारता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लगता है तेरी हड्डियों में फिर से खुजली हो रही है। डर के मारे वंग हाओ तुरंत अपनी जगह से उठता है और कॉरिडोर में भागने लगता है। भागते हुए वह अपने मन में सोचता है कि भले ही यह कायरता हो, पर चुपचाप खड़े रहकर मार खाने से तो बेहतर ही है। लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। जू यंग का एक दोस्त ली जय उसे आगे बढ़ने से रोक देता है और जू यंग उसकी बात मान भी जाता है। यह देखकर वंग हाओ को रियलाइज होता है कि इस ग्रुप का असली बॉस जू यंग नहीं बल्कि ली जय है। इस घटना के बाद वंग हाओ पूरी तरह टूट चुका था। वह कैफेटेरिया में अकेला बैठकर बचे हुए डर के साथ अपना खाना खाता है। रात को डॉर्म रूम में भी उसे शांति नहीं मिलती। उसके सभी रूममेट्स जू यंग की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं कि वह कितना अमीर और कूल है। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बताता है कि जू यंग ने उन्हें वंग हाओ का राज बता दिया है। वह बताता है कि वंग हाओ मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा मार खाने वाला डरपोक लड़का था और अब यहाँ भी क्लास मॉनिटर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अपने ही दोस्तों के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर वंग हाओ चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से सवाल करता है कि मैं इतना डरपोक क्यों हूँ, क्या कोई आकर मुझे इस नरक से निकालेगा। पर अचानक उसकी मुट्ठी गुस्से से भींच जाती है। वो आंसू पोंछते हुए डिसाइड करता है कि अब और नहीं, कोई और उसे बचाने नहीं आएगा, उसे खुद ही अपने आप को बचाना होगा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अगले दिन जब वंग हाओ क्लास में एंटर करता है तो उसके चलने के ढंग और आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। जू यंग उसे देखकर स्मग करता है, जैसे सोच रहा हो कि आज फिर इसका शिकार करेगा। पर वंग हाओ बिना किसी डर के चुपचाप अपने दोस्त जीहोंग के पास आकर बैठ जाता है। जीहोंग भी नोटिस करता है कि आज वंग हाओ थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्लास में फिर से तमाशा शुरू हो जाता है। टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं और पीछे बैठा जू यंग मजे से चिकन खा रहा होता है। वह जानबूझकर चिकन की झूठी हड्डियां वंग हाओ पर फेंकने लगता है। एक हड्डी सीधे वंग हाओ के सर पर आकर गिरती है। पूरी क्लास के सामने जू यंग जोर जोर से उस पर हंसने लगता है। इस बार वंग हाओ का डर गुस्से में बदल जाता है। उसका खून खौलने लगता है और वह अपने पेन को जोर से पकड़ते हुए सोचता है कि मुझे मजबूर मत करो। वह गुस्से से आग बबूला होकर जू यंग को सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला होता है कि तभी टीचर जोर से चिल्लाते हैं, क्लास में शांति रखो। इस वजह से वंग हाओ रुक जाता है। क्लास खत्म होने के बाद शाशुए परेशान होकर वंग हाओ के पास आती है और पूछती है कि क्या जू यंग ने तुम्हें फिर से परेशान किया। जाओ यंग ठीक उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से से उन्हें देख रहा था, पर इस बार वंग हाओ के चेहरे पर डर का एक नामो निशान नहीं था। वह एक शांत और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं उससे खुद निपट लूंगा, तुम बस देखती जाओ। उसका यह नया और निडर रूप देखकर शाजुए और जू यांग दोनों हैरान रह जाते हैं और जू यांग को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए वंग हाओ सबके सामने प्यार से शाजुए के सर पर हाथ फेरने लगे। वहीं पीछे बैठा वह गंजा बुली बड़े आराम से चिकन खा रहा था और उन्हें गुस्से से घूर रहा था। जैसे ही क्लास खत्म होती है, हीरो अपनी जगह से उठता है। वह चुपचाप खिड़की के पास रखा एक भारी गमला उठाता है। उसकी इस हरकत को देखकर पूरी क्लास और वह लड़की हैरान रह जाते हैं। गंजा बुली अभी कुछ समझ ही पाता कि अचानक हीरो वह पूरा का पूरा गमला पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारता है। गमला बुरी तरह टूट जाता है और मिट्टी हवा में उड़ने लगती है। हीरो यही नहीं रुकता, वह गुस्से में डेस्क को लात मारकर साइड करता है और उस बुली पर टूट पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। वह चिल्ला चिल्लाकर उस बुली के मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। वह उसे जमीन पर पटक देता है और दर्द और गुस्से में चीखता है कि आज वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हीरो का यह खौफनाक रूप देखकर पूरी क्लास डरी हुई थी। तभी बाकी लड़के आगे आते हैं और किसी तरह हीरो को पकड़कर पीछे खींचते हैं, पर हीरो अभी भी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था और गुस्से से चीख रहा था। बुली जमीन पर गिरा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह पूरी तरह सदमे में था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हीरो पलटकर इतना भयानक वार करेगा। हीरो खुद को शांत करता है, अपने कपड़े ठीक करता है और वहां से जाने लगता है। जाते जाते वह उसे एक आखिरी वार्निंग देता है कि दोपहर में वह वापस आएगा
जाएगा और उसे इससे भी बुरी तरह पीटेगा। बाहर हॉलवे में चलते हुए हीरो का एड्रेनलिन ठंडा होता है और वह रोने लगता है। उसे पता था कि जो उसने अभी किया है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉस्टल में उस बुली के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह रोता हुआ सोचता है कि क्या यू चेंगफेई नाम का लड़का उसकी मदद करेगा, जो एक वोकेशनल कॉलेज का जाना माना बदमाश था। पर अभी के लिए स्कूल में रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए हीरो चुपचाप स्कूल के पीछे की तरफ जाता है और कांच के टुकड़ों से भरी ऊंची दीवार को फांद कर बाहर कूद जाता है। घास पर गिरने के बाद वो खुद पर ही हंसता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसा एक पढ़ाकू और शांत स्टूडेंट कभी स्कूल से इस तरह दीवार कूद कर भागेगा। वह अकेला ही शहर की सड़कों की तरफ निकल जाता है। कहानी की शुरुआत में वांग हाओ एक इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन आज का वांग हाओ कोई किंग नहीं बल्कि एक आम सा डरा हुआ लड़का है। अंदर काफी धुआं और भीड़ है और वहां दो बहुत ही खतरनाक दिखने वाले लड़के बैठे हुए थे। एक व्हाइट बालों वाला जिसका नाम युएन शाओ था और दूसरा ब्लैक शर्ट वाला मेंग लियांग। वांग हाओ डरते हुए अंदर जाता है क्योंकि उसे यहाँ यू चेंगफेई की तलाश थी। जब वह आसपास देखता है तो उसे वह कहीं नहीं मिलता। वह काउंटर पर जाकर कैफे के बॉस से पूछता है कि क्या उसने चेंगनन स्कूल के यू चेंगफेई को देखा है। बॉस बताता है कि उसने रात भर बैठकर गेमिंग की है और अभी पक्का अपने डॉर्म में सो रहा होगा। ये सुनकर वांग हाओ की उम्मीद टूट जाती है, लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। वांग हाओ हिम्मत करके उन खतरनाक लड़कों से पूछता है कि क्या वो यू चेंगफेई को जानते हैं, क्योंकि यू चेंगफेई उसका बड़ा भाई है और उसे उससे एक जरूरी काम है। ये बात सुनते ही पूरे कैफे में हंसी छूट जाती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। युएन शाओ हंसते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब बात है, यहाँ कौन है जो यू चेंगफेई को नहीं जानता। उसका भौकाल पूरे स्कूल में इतना ज्यादा है कि बच्चा बच्चा उसके नाम से वाकिफ है। सबको इस तरह हंसता देख वांग हाओ को गुस्सा आ जाता है। वह थोड़े तेवर में कहता है कि अगर जानते हो तो सीधे सीधे बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। युएन शाओ को उसके ये नखरे बहुत दिलचस्प लगते हैं। वह उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई, क्या किसी ने तेरी पिटाई कर दी है। वांग हाओ बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि अभी नहीं, पर दोपहर तक पक्का पिटने वाला हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद हर एक लड़का फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। वांग हाओ गिड़गिड़ाता है कि उसे जल्दी बताओ वरना आज उसका बचना मुश्किल है। उसकी ये हालत देखकर मंग लियांग को उस पर तरस आ जाता है और वह कहता है कि ठीक है, वह उसे यू चेंगफेई के पास ले जाएगा। दोनों कैफे से बाहर निकलकर चलने लगते हैं। रास्ते में मेंग लियांग उससे पूछता है कि आखिर चक्कर क्या है। वांग हाओ बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने जू यंग नाम के एक लड़के को बुरी तरह पीटा है और अब वो लोग दोपहर में डॉर्म के बाहर उसका हिसाब बराबर करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। मेंग लियांग ये सुनकर हंसता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, इस छोटे से काम के लिए यू चेंगफेई को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही इसे अकेले निपटा देगा। पर वांग हाओ को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वह कहता है कि वह उसे ढंग से जानता तक नहीं है। तब मेंग लियांग उसे समझाता है कि यू चेंगफेई का भाई मतलब उन सब का भाई, और अब उसकी परेशानी उनकी परेशानी है। वे आज दोपहर तक इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वांग हाओ अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि ये अकेले इतने सारे लड़कों को कैसे संभालेगा, क्या ये रास्ते चलते किसी को भी मदद के लिए बुला लेगा। तभी अचानक मेंग लियांग सड़क के उस पार एक लड़के को आवाज लगाता है, ये जन इधर आओ। एक व्हाइट जैकेट वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ दौड़कर वहां आता है और मेंग लियांग को बहुत इज्जत से भाई बुलाता है। मेंग लियांग उसे डांटता है कि वह क्लास छोड़कर बाहर क्यों घूम रहा है, पर इस समय येजन के सामने उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। येजन हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ खाना खाने की बात करता है और कहता है कि उन्हें जल्दी ही क्लास के लिए निकलना होगा। तभी लियांगे आगे आता है और उनसे एक जरूरी बात करने को कहता है। येजन बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि लियांगे के लिए वह कुछ भी करने को राजी है। लियांग अपने छोटे भाई वांग हाओ से मिलवाता है, जो उन्हीं के स्कूल का एक नया स्टूडेंट है। वांग हाओ को देखते ही येजन कहता है कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लियांगे बताता है कि वांग हाओ को उसकी क्लास में थोड़ी परेशानी हो गई है और वह चाहता है कि येजन इस मामले को संभाल ले। येजन गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो लियांगे के भाई को परेशान करे, वह उसकी खाल खींच निकालेगा। लियांगे उसे उस लड़के का नाम बताता है, जू यंग। नाम सुनते ही येजन को सब याद आ जाता है। वह समझ जाता है कि यह वही जू यंग है जो ली जाई की क्लास का मॉनिटर है, जो बाहर से यहाँ पढ़ने आया है। वह बड़े आराम से कहता है कि वह उसे मजा चखाएगा। लियांगे ये सुनकर खुश होता है और मामला उसे सौंप कर अपने रास्ते निकलने लगता है, क्योंकि उसे गेम में मॉन्स्टर्स को मारना था। लेकिन वांग हाओ बात को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। लियांगे को लगता है कि शायद वांग हाओ डर रहा है, पर वांग हाओ बताता है कि असली दिक्कत जू यंग नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा रहने वाला ली जाए है। अगर येजन ने जू यंग पर हाथ उठाया तो ली जाए बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। लियांगे को ली जाए के बारे में कुछ खास पता नहीं था, इसलिए वह पूछता है कि यह ली जाए आखिर है कौन और उसकी क्या औकात है। येजन बताता है कि ली जाए भी बेयुआन से ही है और अगर वह इस सब में बीच में आया तो मामला सच में थोड़ा पेचीदा हो सकता है। लियांगे को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि अगर ये जैन को यह काम मुश्किल लग रहा है तो वह अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाए, वे किसी और को ढूंढ लेगा। येजन तुरंत पीछे हट जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि वह इस काम को जरूर करेगा, क्योंकि ली जाए के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक हैं और वह उसकी इतनी बात तो मान ही लेगा।
फिर ये जान पूछना चाहता है कि आखिर वांग हाओ और जू यंग के बीच मामला कितना बड़ा है। वांग हाओ बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने जू यंग की अच्छी तरह पिटाई की है और यह भी कहा था कि वह दोपहर को उसे फिर से पीटेगा, इसीलिए वह सब जरूर हॉस्टल में उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर लियांगे और येजन दोनों खुश हो जाते हैं। लियांगो को अपने भाई पर नाज होता है और येजन कहता है कि अब इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं, वे सब मिलकर उसे एक बार फिर मजा चखाएंगे। वांग हाओ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह तो बस इसी मौके के इंतजार में था। इसके बाद वह सब एक गेमिंग जोन के अंदर दाखिल होते हैं जहां पहले से ही काफी भीड़ थी और हर कोई गेमिंग में व्यस्त था। तभी वहां बैठा एक लड़का पूछता है कि यूगे कहाँ हैं। लियांगे बताता है कि यूगे अभी सो रहे हैं और अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वह आगे कहता है कि वांग हाओ का मामला उतना बड़ा नहीं है और वह खुद ही इसे आराम से सुलझा सकता है, इसलिए यूगे को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वह लड़का कहता है कि ठीक है, जैसा उन्हें सही लगे वह करें, बस यूगे के भाइयों का ख्याल रखा जाए और कोई गड़बड़ ना हो। लियांगे उसे भरोसा दिलाता है और काउंटर पर बैठे आदमी से अपने दोस्तों के लिए सिस्टम चालू करने को कहता है। तभी वहां बैठा एक लड़का चिल्ला उठता है क्योंकि उसे गेम में एक बहुत ही ढांसू वेपन मिल गया था और वह खुशी से पागल हो जाता है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें जमाए बैठा था। वांग हाओ भी हेडफोन लगाकर गेम खेलने में मग्न हो जाता है, पर उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थी। एक तरफ वह चाहता था कि दोपहर जल्दी से आ जाए तो दूसरी तरफ उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। गेमिंग जोन के अंदर का माहौल पूरी तरह गर्म था। सभी लोग एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी क्लॉक पर 12 बजते हैं और वांग हाओ तुरंत लियांगे को इशारा करता है। लियांगे देखता है कि 12 बज चुके हैं और वह तुरंत येजन को आवाज लगाता है कि वह जल्दी से वांग हाओ का मामला सुलझाने के लिए निकले। लेकिन येजन बिल्कुल आराम से हेडफोन उतारते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले उसे गेम में इस मॉन्स्टर को खत्म करने दो। वह कहता है कि अभी तो स्कूल खत्म हुआ है और जू यंग और उसके लोग भी पहले खाना खाने जाएंगे। उन्हें हॉस्टल लौटने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। लियांगा ये सुनकर थोड़ा शांत होता है। तभी वहां बैठा गुस्से वाला लड़का कहता है कि खाने का वक्त हो गया है और किसी को जाकर खाना ऑर्डर कर देना चाहिए। एक लड़का तुरंत खाना लाने के लिए निकल जाता है और लियांगे अपने सभी दोस्तों के लिए भी खाना लाने को कहता है। वांग हाओ ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं जो न सिर्फ उसकी परेशानी दूर कर रहे हैं बल्कि उसे खाना भी खिला रहे हैं। वह तुरंत अपनी सीट से उठता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर आकर वह पास की एक शॉप से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट्स खरीदता है और वापस गेमिंग जोन के अंदर आ जाता है। वह आकर लियांगे और बाकी दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक्स देता है। थोड़ी ही देर में उनका खाना भी आ जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते भी उनका ध्यान गेम पर ही था और माहौल काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद वांग हाओ एक सिगरेट सुलगाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। तभी येजन उसके पास आता है और कहता है कि अब वक्त हो चुका है और उन्हें निकलना चाहिए। वांग हाओ तुरंत तैयार हो जाता है। लियांगा उन्हें देखकर मुस्कुराता है और उन्हें इस मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। येजन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि लियांगे चिंता न करें, यह मामला वह आराम से संभाल लेगा। वांग हाओ पूछता है कि क्या लियांगे उनके साथ नहीं चल रहे। लियांगे मुस्कुराते हुए मना कर देता है और कहता है कि वह सब चेंगनन हाई स्कूल के हैं और वह एक वोकेशनल स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते वहां चले तो यह देखने में बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तभी जान क्लासरूम से बाहर आकर कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। इसके बाद वांग हाओ जैसे ही हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहां कुछ लड़के बैठकर ताश खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे तुम वापस आ गए। तभी वांग हाओ देखता है कि एक लड़के ने अपने गंदे जूते सीधे उसके बिस्तर पर टिका रखे हैं। वांग हाओ मन ही मन सोचता है, यह तो मेरा बिस्तर है। तभी बिस्तर पर बैठा वो लड़का सिगरेट सुलगाते हुए बड़े घमंड से कहता है, तुम्हारा बिस्तर सच में काफी आरामदायक है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वापस आने की हिम्मत करोगे। मुझे तो लगा था कि तुम डरकर डोंगुआन शहर वापस भाग गए हो। ये सुनकर बाकी लड़के भी हंसने लगते हैं। वांग हाओ अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, जो यांग, हम दोनों एक ही शहर के हैं, तो फिर तुम्हारा इस तरह बार बार मुझे परेशान करना कहाँ तक ठीक है। जो यांग धुएं का कश लेते हुए कहता है, अगर हम एक ही शहर के हैं तो क्या हुआ, मुझे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है। बस क्यों, क्या कर लोगे, क्या देख रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि दोपहर में तुम मुझसे दोबारा निपटोगे। लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, हिम्मत है तो मारो मुझे। जो यांग की ये बदतमीजी देखकर वांग हाओ का सब्र टूट जाता है और वो पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ खाते ही जो यांग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तभी वहां बाकी लड़के तमाशा देखने लगते हैं। इतने में जान दौड़ते हुए कमरे में आता है और कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? और वो बिना सोचे समझे जो यांग के पेट पर एक जोरदार लात मारता है जिससे जो यांग पीछे रखी कुर्सी से जा टकराता है। जान आगे बढ़कर जू यांग का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में दहाड़ता है, मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जान का यह उग्र रूप देखकर कमरे में मौजूद बाकी लड़के भी बुरी तरह सहम जाते हैं।
तभी वहां खड़ा एक दूसरा लड़का लीजी आगे आता है और जान का हाथ पकड़कर कहता है, ये जान, क्या तुम इसे अच्छी तरह जानते हो? लीजी, ये तो सरासर दादागिरी है, इसने मेरे भाई के बिस्तर को पैरों से रौंद दिया। लीजी कहता है, लेकिन शुरुआत तो वांग हाओ ने ही की थी, उसने क्लासरूम में जो यांग को मारा था। इस पर जान पलटकर जवाब देता है, तो क्या जो यांग ने पहले उसके सिर पर चिकन की हड्डियां नहीं फेंकी थी? ऐसी हरकत भला कौन बर्दाश्त करेगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक जो यांग का सिर धड़ से अलग कर चुका होता। ये तो वांग हाओ का सीधापन है जो उसने सिर्फ एक थप्पड़ मारकर छोड़ दिया। लीजी बात को संभालते हुए कहता है, जो भी हो, मारपीट करना गलत है। वांग हाओ को हमें इसका जवाब देना होगा। जान गुस्से में कहता है, तुम्हें कैसा जवाब चाहिए? वांग हाओ एक सीधा साधा लड़का है और तुम लोग रोज उसे परेशान करते हो, क्या तुम्हें इसमें बड़ा मजा आता है? लीजी कहता है, हमने उसे कब परेशान किया? जो यांग तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था और ये पागल हो गया। जान उसकी तरफ उंगली उठाकर कहता है, अच्छा, चबाई हुई हड्डियां किसी के सिर पर फेंकना मजाक होता है क्या? लीजी, हम भी काफी समय से बाहर रह रहे हैं, इसीलिए मुझे बच्चों जैसी कहानियां सुनाना बंद करो। लीजी थोड़ा शांत होते हुए कहता है, ठीक है, पहले तुम जो यांग को छोड़ो। अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो क्यों ना हम दोनों एक एक कदम पीछे हटें। मेरा मान रखते हुए इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं, क्या विचार है? तभी जो यांग बीच में बोलते हुए जान से पूछता है, कितने पैसे? जान हैरान होकर पूछता है, क्या? कौन से पैसे? लीजी भी चौंक जाता है। वांग हाओ, जरा यहाँ आओ, बताओ तुम्हें कितने पैसे दिए गए हैं, मैं तुम्हें उससे दोगुना देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही जान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जू यांग को एक और जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? वांग हाओ मेरा भाई है, समझा तुमने? मेरा भाई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या आ गए, तुम कुछ भी खरीद लोगे? ऐसा लगता है कि तुमने लीजी को भी पैसों के दम पर ही अपना चमचा बना रखा है। बताओ, उसे अपने साथ रखने के लिए कितने पैसे दिए हैं तुमने? लीजी बीच में आकर जान का हाथ रोकता है और कहता है, ये जान, अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी, लेकिन तुम तो हद पार कर रहे हो। अगर वांग हाओ तुम्हारा भाई है तो जो यांग भी मेरा भाई है, तुम्हारा इस तरह उसे मारना बिल्कुल गलत है। बेहतर होगा कि हम बैठकर बात करें कि इस मामले को कैसे सुलझाना है। रोज रोज का ये ड्रामा ठीक नहीं है, क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? जान कहता है, मैं भी तो यही कह रहा था, लेकिन तुम्हारे इस भाई ने मुझसे पैसों की बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए बिकने वाला इंसान हूँ? लीजी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो, हम सब एक ही क्लास के छात्र हैं, रोज एक दूसरे के सामने आना है। मेरी मानो तो वांग हाओ बस जो यांग से माफी मांग ले और फिर हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। इस तरह ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जान साफ मना कर देता है, इस मामले में वांग हाओ की कोई गलती नहीं है, मैं आखिरी दम तक उसके साथ खड़ा हूँ। माफी मांगने या साथ में खाना खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लीजी जो यांग की तरफ देखता है और पूछता है, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है? जो यांग गुस्से में कहता है, मुझे वांग हाओ की माफी नहीं चाहिए और न ही उसका खाना चाहिए, मैं बस उसके साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ। लीजी हंसते हुए कहता है, यह भी सही है जान, क्यों ना हम दोनों इस मामले से दूर रहें और इन दोनों को आपस में ही अपना मामला सुलझाने दें। तभी वांग हाओ आगे आता है। वो जो यांग की तरफ देखता है जो कद काठी में किसी भालू जैसा मजबूत दिख रहा था। जान गुस्से में चिल्लाता है, तुम एक भालू जैसे दिखते हो, तुम्हारी क्या औकात जो वांग हाओ से अकेले लड़ोगे? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो यांग कहता है, मैं तुमसे नहीं, सिर्फ वांग हाओ से लड़ूंगा। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो बात अलग है। वांग हाओ गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे मंजूर है। वो जानता था कि अतीत में उसे हमेशा कमजोरी की वजह से प्रताड़ित किया गया था। अगर उसे सच में मजबूत बनना है तो उसे इस ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े होने का साहस दिखाना ही होगा। उसे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। जान परेशान होकर उसके कंधे पकड़ता है और कहता है, वांग हाओ, तुम्हें इससे अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वांग हाओ मुस्कुराते हुए उसका हाथ हटा देता है और कहता है, मुझे इसके साथ अकेले ही लड़ने दो। दोनों लड़के कमरे के बीच में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बाकी सब पीछे हट जाते हैं। जान आगे आकर फाइट के नियम तय करता है। पहला नियम, कोई किसी के बाल नहीं खींचेगा। दूसरा नियम, कोई किसी का चेहरा नहीं नोचेगा। और तीसरा नियम, कोई भी प्राइवेट पार्ट पर लात नहीं मारेगा। समझे? जो यांग अपनी उंगलियां चटकाते हुए तैयार हो जाता है। जान कहता है, तो फिर शुरू करो। और तभी वांग हाओ अपनी पूरी ताकत समेटकर पहला पंच जॉ यांग की तरफ चलाता है। लेकिन असलियत में वांग हाओ अभी जमीन पर गिरा हुआ था और जू यांग उस पर अपने मुक्कों की बरसात कर रहा था। वांग हाओ किसी भी तरह जू यांग का पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जू यांग गुस्से में लगातार उस पर हमला करता रहता है। वांग हाओ दर्द से रो रहा था, पर उसकी आंखों में आज एक अजीब सी आग थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह आज हार नहीं मानेगा। अचानक वांग हाओ अपनी पूरी ताकत लगाता है और जू यंग को जमीन पर पटक देता है। अब बारी उसकी थी। वांग हाओ लगातार अपने मुक्के जू यंग के चेहरे पर बरसाने लगता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि जू यंग के चेहरे से खून न निकलने लगे। ये पल उसके लिए बहुत बड़ा था। इस एक पल के लिए उसने न जाने कितने सालों तक इंतजार किया था। अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद वांग हाओ वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार ये सब यहीं खत्म हो गया, पर असल कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी।
जाओ यांग के दोस्तों को यह बिल्कुल हजम नहीं होता। वह गुस्से में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी येजन उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है। जू यंग का दोस्त गुस्से में कहता है कि जब जू यंग मार खा रहा था तो तुमने हमें क्यों रोका। येजन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग अगर चाहो तो सब मिलकर मुझसे लड़ सकते हो, पर तुम लोग वांग हाओ पर हाथ उठाने की औकात नहीं रखते, क्योंकि वह मिंग लियांग का भाई है। और यह नाम सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मिंग लियांग, ये एक ऐसा नाम था जिससे पंगा लेने के बारे में यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। जू यंग के दोस्तों के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वह समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने आज कुछ किया तो वह यहाँ से अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। वह तुरंत जू यंग को समझाते हैं कि चुपचाप हार मान ले। बेचारा जू यंग, जो कुछ देर पहले तक सबसे बड़ा बॉस बन रहा था, अब डर से कांप रहा था। वह लाचार होकर वांग हाओ के आगे झुकता है और उससे माफी मांग लेता है। ये जान भी वांग हाओ से कहता है कि अब बात यहीं खत्म कर दो। वह आगे से ऐसी हिम्मत कभी नहीं। वांग हाओ को अपना वह बीता हुआ वक्त याद आने लगता है। कैसे जू यंग ने सबके सामने उसके सिर पर खाना फेंक कर उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया था। पूरे 3 साल की यह बेइज्जती वह सिर्फ एक सॉरी से कैसे भूल सकता था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि बदले के थे। और तभी वांग हाओ ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। वांग हाओ उनसे कहता है कि तुम लोग चाहो तो अभी भी लड़ सकते हो, और फिर वह एक चिकन का बड़ा सा पीस निकालता है। वह ठीक वही करता है जो जू यंग ने कभी उसके साथ किया था। वह उस सॉस से भरे हुए चिकन को जू यंग के सिर पर रख देता है और सॉस उसके चेहरे पर गिरने लगता है। जाओ यंग की तो जैसे आवाज ही चली गई थी। वह बस चुपचाप खड़ा बेइज्जती सहता रहता है। वांग हाओ उसके पास आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगा था सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? तुम पर अभी भी मेरा एक घुटना उधार है। जाओ यांग और उसके दोस्तों का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। वांग हाओ एक ही आवाज में उन सबको वहां से निकलने के लिए कहता है। बिना एक लफ्ज कहे वह सब वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद वांग हाओ खिड़की के पास जाता है, वहां खड़े बाकी स्टूडेंट्स को देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें कोई तमाशा नहीं दिखा पाया। उसके चेहरे का यह सुकून साफ बता रहा था कि पुराना वांग हाओ अब मर चुका है। लेकिन इस नए वांग हाओ की यह शुरुआत आगे उसकी जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाली थी। डॉर्मेट्री में खड़े लड़के घबराए हुए थे और कह रहे थे कि उनका मकसद झगड़ा बढ़ाना नहीं बल्कि मामला शांत करवाना था। लेकिन पर वांग हाओ ने बड़ी शांति से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं तुम्हें रोक नहीं रहा क्योंकि मुझे जाना है। ये कहकर वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जब वह हॉस्टल के कॉरिडोर से गुजरा तो हर कमरे से स्टूडेंट्स झांक कर उसे देख रहे थे। आज वांग हाओ का वह पुराना डरपोक रूप बिल्कुल नहीं था। बाहर आते ही ये झान उसके पास आया और पूछा, कैसा लगा? बदला लेने का मजा आया? वांग हाओ ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं थोड़ा छोटा सोच वाला पेटी हूं? ये झान हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, बदला लेना तो बनता है, जो किया वही मिला। वांग हाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। गुंडा हुन शब्द मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। दोनों स्कूल के कैंपस से निकलकर सीधे एक इंटरनेट कैफे पहुंच गए। अंदर का माहौल काफी एनर्जेटिक था। वहां मेंग लियांग अपनी गेमिंग चेयर पर बैठा इंटेंस फोकस के साथ गेम खेल रहा था। जैसे ही वांग हाओ अंदर आया, मेंग लियांग ने तुरंत नोटिस किया कि वांग हाओ के चेहरे पर एक बड़ा सा ब्रूज चोट है। वह गुस्से में उठा और ये झान का कॉलर पकड़कर चिल्लाया, ये क्या है? वांग हाओ को चोट कैसे लगी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसका ख्याल रखना। ये झान घबराकर बोला, लियांगे, गलती मेरी नहीं है। वांग हाओ खुद जाओ यांग से 1-on-1 लड़ने की जिद कर रहा था। वांग हाओ आगे आया और मेंग लियांग को रोकते हुए बोला, लियांगे, ये झान की कोई गलती नहीं है, मैं खुद लड़ना चाहता था, और देखो मेरी ये चोट तो कुछ भी नहीं है। जाओ यांग का हाल तो इससे कहीं ज्यादा खराब है, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ है। ये सुनकर मेंग लियांग थोड़ा शांत हुआ। उसने वांग हाओ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद मेंग लियांग ने वांग हाओ को साइड में ले जाकर समझाया, मैंने यूगे से बात की है, उसने कहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, पर अक्सर लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं, इसीलिए अब स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ, पता नहीं कब किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए। वांग हाओ ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकलकर वापस क्लास में आ गया। क्लास में एंटर करते ही सबकी नजरें उस पर थीं। वह अपनी सीट पर गया तो उसके बगल वाला चश्मे वाला लड़का लिu जिहोंग धीरे से बोला, वांग हाओ, जाओ यांग ने हम सबको धमकी दी है कि अगर किसी ने तुमसे बात की तो वह उसे मार देगा, इसलिए हम डर रहे थे। वांग हाओ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की शिया शुए वहां आई। उसने लिu जिहोंग से कहा, लिu जिहोंग, क्या हम सीट स्वैप कर सकते हैं? लिu जिहोंग तुरंत उठ गया और शिया शुए वांग हाओ के बगल में आ बैठी। उसने वांग हाओ के चेहरे पर लगी चोट को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नॉट बैड, तुमने तो कमाल कर दिया। वांग हाओ थोड़ा शर्मा गया। शिया शुए ने आगे कहा, पूरी स्कूल में खबर फैल गई है कि तुम मेंग लियांग के भाई हो, इसलिए अब तुम्हारे पास प्रॉपर बैकिंग है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतने दिन तक उन गुंडों को बर्दाश्त कैसे किया। वांग हाओ के मन में ख्याल आया, काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। वह बस मुस्कुराता रहा।
तभी पीछे से लिu जिहोंग ने झुककर वांग हाओ के कान में धीरे से कहा, भाई शिया शुए हमारी क्लास की गॉडेस है। जोउ यांग भी उसके पीछे पागल है, पर वह तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देखती है। पहले लोग कहते थे कि तुम लकी हो, पर अब उन्हें समझ आ गया है कि तुम कोई आम लड़के नहीं हो। वांग हाओ हैरानी से शिया शुए को देखता है, जो अभी भी उससे प्यार से बात कर रही थी। क्लासरूम का माहौल शांत था, पर वांग हाओ के दिमाग में शांति नहीं थी। वह पीछे बैठे कुछ लड़कों को आपस में फुसफुसाते हुए देख रहा था। उसने सोचा, चलो अगर वो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे तो मैं भी उन्हें इग्नोर करूंगा, बस पीस चाहिए मुझे। तभी शिया शुए ने एक छोटी सी फोल्डेड पेपर उसकी तरफ स्लाइड की। वांग हाओ ने खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, क्या तुमने वो बुक कल फिनिश कर ली? और नीचे एक स्माइली बनाया था। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए शिया शुए की तरफ देखा, जो शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। वांग हाओ को टीचर के ऑफिस बुलाया गया। टीचर ने गुस्से में पूछा, सुनने में आया है कि इंग्लिश क्लास में तुमने जोउ यांग के सिर पर फ्लावर पॉट मार दिया। वांग हाओ ने बड़ी चतुराई से झूठ बोल दिया, सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं और जोउ यांग दोनों डोंगुआन टाउन से हैं, हमारे बीच बस एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो भी सुलझ गया। टीचर ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। एक हफ्ता बीत गया। क्लास में वांग हाओ के बगल बैठा चश्मे वाला लड़का लिu जिहोंग धीरे से बोला, वांग हाओ सावधान रहना, जोउ यांग और ली जिए ने तुम्हारे खिलाफ लोग ढूंढने शुरू कर दिए हैं। जोउ यांग सबको धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने तुमसे बात की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वांग हाओ हैरान था। तभी पीछे बैठा एक टफ लुकिंग लड़का जिसके बाल बचकट थे अचानक उठा। उसने अपनी पॉकेट से एक गन निकाली और सीधा वांग हाओ के सिर पर तान दी। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया, पर वांग हाओ ने बिना डरे अपनी उंगली से गन की बैरल को साइड में पुश कर दिया। टीचर चिल्लाए, तुम दोनों क्या कर रहे हो? सीन कट होता है हॉलवे पर। ये झान वांग हाओ के साथ खड़ा था। उसने कहा, जोउ यांग अभी तक रुकने वाला नहीं है, मैं अभी लीजिए से बात करने जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। दोनों लीजिए की क्लास में गए। लीजिए जो कि ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का था बाहर आया। ये जान ने पूछा, तुमने अभी तक प्लान क्यों नहीं रोका? सुनने में आया है तुमने वांग हाओ के लिए लोग ढूंढे हैं। लीजिए हंसने लगा, अरे ये झान तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? हमने तो पहले ही सुलह कर ली है। मैं लीजिए अपनी बात का पक्का हूँ, हम अब अलग अलग रास्ते पर हैं। ये सुनकर वांग हाओ को लगा कि शायद वह गलत सोच रहा था, शायद वह बस पैरानॉइड हो गया है। वापस क्लास में शिया शुए ने पूछा, सुना है जोउ यांग ने तुम्हारे लिए लोग ढूंढे हैं? वांग हाओ ने उसे रियश्योर किया, नहीं, ये झान ने लीजिए से बात कर ली है, ये सब अफवाहें हैं। शिया शुए ने कहा, अच्छा है, पर तुम खुद का ख्याल रखना। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुला। एक बहुत ही मस्कुलर लड़का जिसके बाल व्हाइट थे और उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने चिल्लाया, वांग हाओ कौन है? वह सीधा वांग हाओ की डेस्क की तरफ बढ़ा। बचकट वाले लड़के ने उसे पॉइंट कर दिया। मस्कुलर लड़के ने बिना कुछ बोले वांग हाओ की डेस्क को एक जोर की लात मारी। वांग हाओ जमीन पर गिर गया। मस्कुलर लड़का उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसके हाथ पर अपना भारी बूट रख दिया। वह चिल्लाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कौन है जो मेरे भाई को हाथ लगाए? सबको पता है कि जोउ यांग मेरा होंगली का छोटा भाई है। पूरे क्लास को झटका लगा। लीजिए भी हैरान रह गया। वांग हाओ जमीन पर लेटा सोच रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जोउ यांग का कोई बड़ा भाई है। होंगली गुस्से में बोला, मेरा भाई यहाँ छेंगनान हाई स्कूल में शांति से पढ़ने आया था, इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया कि हम रिलेटेड हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बुली करोगे, और जब उस पर मुसीबत आई तो उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? लीजिए बीच में आया और घबराहट में बोला, भाई 1000 युआन ले लो, बात खत्म करते हैं। होंगली ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपना बूट वांग हाओ के चेहरे पर रख दिया और कहा, इस दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होते, कभी कभी ताकत भी बोलती है। वांग हाओ दर्द से कराह रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मैं कितना कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस ये झान के आने का इंतजार करना है। और तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुलता है और ये झान भागता हुआ अंदर आता है। उसकी नजरें जमीन पर पड़े वांग हाओ पर पड़ती हैं और वह शॉक रह जाता है। उसे अब समझ आ गया है कि वह लेदर जैकेट पहना हुआ मस्कुलर लड़का होंगली असल में जोउ यांग का बड़ा भाई है। वांग हाओ जमीन पर पड़ा सोच रहा था कि अब सब खत्म है, उसकी किस्मत खराब है। ये झान ने तुरंत होंगली को समझाने की कोशिश की, लीगे ये वांग हाओ है, मेंग लियांग का स्वर्ण ब्रदर है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच। पर होंगली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें मीडिएट करने बोला है या वांग हाओ को मेरे भाई के ऊपर चिकन बोन्स फेंकने को कहा है? ये कहकर उसने ये झान को एक इतना जोर का मुक्का मारा कि वह सीधा जमीन पर गिर गया। ये झान दर्द से कराह रहा था, पर उसने वांग हाओ की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई माफ करना, आज मैं तुम्हें कवर नहीं कर पाऊंगा। होंगली अब ये झान को लात मारने ही वाला था कि लीजिए बीच में कूद पड़ा। वह घबराया हुआ बोला, लीगे रुको, ये झान को नहीं पता था कि जोउ यांग तुम्हारा भाई है, वरना वह कभी ऐसा करता ही नहीं। होंगली ने लीजिए को धक्का दिया और वांग हाओ की तरफ बढ़ा। तभी जमीन पर लेटे हुए ये झान ने होंगली का बूट पकड़ लिया ताकि वह वांग हाओ तक न पहुंच सके। होंगली ने गुस्से में पूछा, अभी भी इसे बचा रहा है?
ये झान ने हिम्मत करके कहा, लीगे, शायद मैं तुम्हारे ही भले के लिए ये कर रहा हूँ। तुम मेंग लियांग को इग्नोर कर सकते हो, पर उनके पीछे जो ताकत है उससे पंगा लेना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। होंगली जोर से हंसा और बोला, बात सीधी है। जोउ यांग मेरा भाई है, अगर उसे किसी ने मारा है तो बदला तो लूंगा ही, चाहे मेंग लियांग या यू शाओशाओ ही यहाँ आ जाए, मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा। और तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक नया कैरेक्टर एंटर करता है। गोल्डन जैकेट, लंबे वेवी बाल और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान। ये था सु शियाओबाई। होंगली ने हैरानी से पूछा, सु शियाओबाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सु शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दोस्त ने भेजा है, देखा जा सके तो वांग हाओ के लिए बात कर दूं। जमीन पर पड़ा वांग हाओ ये सुनते ही समझ गया कि ये यू चेंगफेई यूगे का ही काम है। उसने सोचा, लगता है यूगे को पहले से ही पता था कि मुसीबत आएगी। ये झान ने राहत की सांस ली और सु शियाओबाई से रिक्वेस्ट की। सु शियाओबाई ने होंगली से कहा, इस बार किसी ऐसे ने भेजा है जिसकी बात मैं टाल नहीं सकता। होंगली, थोड़ा फेस दो, मैटर को सुलझा लेते हैं। होंगली ने सोचा और फिर मान गया, क्योंकि वह सु शियाओबाई का कर्जदार था। उसने कहा, ठीक है, आज इसे नहीं मारूंगा, बस कल दोपहर 12 बजे तक 1000 युआन चाहिए। सु शियाओबाई वांग हाओ के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, होंगली से पिटने वाले को यूजुअली एक हफ्ता हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है, पैसे देकर जान बच गई, इसे ही अच्छा मानो। ये कहकर वह वहां से चला गया। होंगली ने जाते जाते वांग हाओ को वार्न किया, अगर दोबारा जोउ यांग के पास गए तो जान से मार दूंगा। गैंग के जाने के बाद शियाशुए और ये जान ने वांग हाओ को उठाया। शियाशुए ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, मैं दे दूं? वांग हाओ ने मना कर दिया, नहीं, मेरे पास अपना तरीका है। शाम का वक्त था और वांग हाओ और ये झान स्कूल के बाहर सड़क पर चल रहे थे। वांग हाओ अभी भी उस बीटिंग के बारे में सोच रहा था जो उसने होंगली से खाई थी, पर ये जान का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। वह मुस्कुराते हुए बोला, यार, गेटिंग बीटन अप में बड़ी बात क्या है? कौन सा लड़का है जो बचपन से लेकर आज तक नहीं पिटा? हम जैसे लोगों के लिए तो ये डेली का नाश्ता है। वांग हाओ हैरान था कि ये जान इतना ओपन माइंडेड कैसे है। ये जान ने समझाया, देखने में हम अब कितने भी पावरफुल क्यों ना लगे, हाई स्कूल के कॉरिडोर्स में दबंगई क्यों ना करें, असल में हम सब वहीं से शुरू किए हैं जहां से तुम अब हो। हर एक को पिटाई खानी पड़ी है। लीजिए को देख लो, वो बचपन से कितना पिटा है, और अभी भी कभी भी कोई नया झगड़ा हो सकता है। ये जान ने आगे कहा, हर किसी के पास बैकअप नहीं होता। मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी, हर कदम मार खाकर ही आगे बढ़ा हूँ। धीरे धीरे अपने लोग जोड़े, धीरे धीरे दूसरों को मारना शुरू किया और तब जाकर लोगों ने मुझे माना। कोई इससे टूट जाता है, पर कोई इससे और सख्त बन जाता है। वांग हाओ के मन में ये जान की ये बातें गूंज रही थीं। उसने सोचा, मिडिल स्कूल के 3 साल की बुलिंग ने मुझे कमजोर और डरपोक बना दिया था, पर ये जान की बातों ने मेरे अंदर कहीं एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। ये जान ने कहा, इसलिए पिटना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में हमें लकी होना चाहिए कि सु शियाओबाई आ गया। अगर वह नहीं आता तो शायद हम दोनों की हालत और भी खराब होती। होंगली कोई आम गुंडा नहीं है, वे ग्रेड 11 का सबसे खतरनाक लड़का है। मेंग लियांग भी उसे आसानी से नहीं संभाल सकता। जोउ यांग ने सही आदमी ढूंढ लिया है बदला लेने के लिए, पर वह पैसे का भूखा है, वह जोउ यांग से पैसे लूटेगा ही। दोनों वहां से सीधे इंटरनेट कैफे पहुंच गए। कैफे का ओनर उन्हें देखते ही चिल्लाया, मेंग लियांग के ये 2 छोटे भाई फिर आ गए, चेहरे और शरीर पर छोटे हैं, लगता है फिर पिट गए। अंदर मेंग लियांग उनका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में बोला, क्या हुआ, फिर पिट गए? वांग हाओ ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बताया, मामला खत्म नहीं हुआ है, जोउ यांग ने हेल्प बुलाई है, इस बार हम दोनों को मार पड़ी है। मेंग लियांग और गुस्से में आ गया, किसने मारा? ये झान ने कहा, होंगली, वो कुत्ते का बच्चा। मेंग लियांग चिल्लाया, उसकी खाल में अभी नोच लूंगा। ये झान ने बताया, वह कहता है जोउ यांग उसका भाई है। मामला सिंपल नहीं है। मेंग लियांग समझ गया कि होंगली पैसों के लिए लड़ता है, वरना वो खुद उससे निपट लेता। तभी वांग हाओ ने आगे बढ़कर कहा, थैंक यू कि आपने सु शियाओबाई को भेजा, उसकी वजह से हम बच गए, पर मैं ये मामला यहाँ खत्म नहीं करना चाहता, और वो 1000 रुपए भी मैं नहीं दूंगा। मेंग लियांग ने कहा, हम तुमसे वो पैसे कभी नहीं लेंगे। वांग हाओ ने पूछा, पर सु शियाओबाई तो आपका भेजा हुआ नहीं था ना? अगर आपने नहीं भेजा तो किसने उसे मेरी मदद के लिए भेजा? अचानक यू शाओशाओ यूगे गुस्से में ये झान की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, ये झान, एक मामला भी ठीक से नहीं सुलझा पाया, अभी तक हमारे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें वो बीटिंग मिलनी चाहिए थी, यहां से दूर हो जाओ। पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। सब शौक थे कि यूगे अचानक ये झान को क्यों डांट रहा है। मेंग लियांग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अभी तक खड़े क्या हो, दिमाग है या नहीं? और वांग हाओ को लेकर बाहर निकल गया। वो तीनों बिल्डिंग की छत रूफटॉप पर पहुंच गए। वहां शांति थी। मेंग लियांग ने कहा, यह झान अच्छा लड़का है, सबका ख्याल रखता है। यू शाओशाओ ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इस बार होंगली के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। मेंग लियांग ने यू शाओशाओ से सिगरेट मांगी और दोनों में हल्की फुल्की नोक झोंक शुरू हो गई। वांग हाओ ने बीच में बोलकर उन्हें रोका, पहले बात खत्म करो, लड़ाई बाद में करना। मेंग लियांग ने गंभीर होकर वांग हाओ से पूछा, सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम इस मामले को ऐसे ही छोड़ दोगे? वांग हाओ ने तुरंत कहा, नहीं, अगर मैंने हार मान ली तो जोउ यांग मुझे हमेशा के लिए कुचल देगा। यू शाओशाओ ने सिगरेट का कश लेते हुए असल सच्चाई बताई,
सुनो, हमने ये झान को इसलिए डांटा और भगाया क्योंकि होंगली ने हाथ उठा दिया है। मामला अब सिंपल नहीं रहा। ये झान चेंगनान हाई स्कूल का स्टूडेंट है। अगर वो हमारी वोकेशनल स्कूल के झगड़ों में फंस गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेंग लियांग ने वांग हाओ को समझाया कि इस इलाके में 3 स्कूलों के गैंग्स के बीच एक ट्राइपॉड यानी 3 तरफा राइवलरी है। चेंगनान हाई, बेयुआन वोकेशनल और बेयुआन नंबर 7 मिडिल स्कूल। मेंग लियांग ने बताया, देख वांग हाओ, हम तीनों स्कूलों के गुंडे आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर हम एक बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन अगर ये झान जो चेंगनान हाई का स्टूडेंट है हमारी तरफ से लड़ाई में कूदा तो उसका अपने ही स्कूल में जीना हराम हो जाएगा। इसलिए इंटरनेट कैफे में उन्होंने ये झान को जानबूझकर सबके सामने डांटा और भगा दिया। ये सब एक नाटक था ताकि चेंगनान हाई के लोगों को लगे कि ये झान को वोकेशनल स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिया है ताकि उसकी इज्जत बच सके। वांग हाओ ये सुनकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये लोग कितने समझदार हैं और वो सच में ये झान की परवाह करते हैं। मेंग लियांग ने वांग हाओ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम हार नहीं मानना चाहते तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब से तुम हमारे अपने भाई हो। ये सुनकर वांग हाओ की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पास असली दोस्त हैं। अगली सुबह तीनों सड़क पर चल रहे थे। मेंग लियांग ने वांग हाओ केओ क्लास में जाने को कहा और एश्योर किया कि वो होंगली और जोउ यांग को हैंडल कर लेंगे। वांग हाओ मुस्कुराया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब वांग हाओ क्लासरूम में एंटर हुआ तो क्लास मॉनिटर जोउ यांग तुरंत खड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा, वांग हाओ, तुम लेट आए हो। एज अ मॉनिटर मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तुम्हें 5000 शब्दों का निबंध लिखना पड़ेगा और पूरे क्लास के सामने पढ़ना पड़ेगा। वांग हाओ ने शांति से उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, शिएनी माँ, तेरी माँ का शुक्रिया। पूरे क्लास में जोर जोर से हंसी फैल गई। शिया शुए और बाकी सब हंसने लगे। जोउ यांग गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, तुमने मुझे गाली दी? वांग हाओ आगे बढ़ा, खिड़की के पास गया और वहां रखा एक भारी फ्लावर पॉट क्लीविया प्लांट उठा लिया। वह जोउ यांग के पास गया और कहा, क्या तुम्हें लगता है पिछली बार मैंने तुम्हारा सिर अच्छे से नहीं फोड़ा? अगर तुमने मुझे निबंध लिखने को कहा तो मैं ये फूल सीधा तुम्हारे सिर पर दे दूंगा। बताओ क्या लिखना है निबंध में? जोउ यांग डर के मारे पीछे हटने लगा। लीजिए, वो ब्लॉन्ड लड़का बीच में आया और जोउ यांग को खींचकर बैठा दिया। क्लास मॉनिटर, बैठ जाओ, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस मत करो। जोउ यांग चुपचाप बैठ गया। वांग हाओ ने प्लांट वापस रख दिया। तभी लियू जिहोंग, चश्मे वाला लड़का, उसके पास आया और बोला, हाउ गे ब्रदर हाओ, आज तो आप बहुत कूल लग रहे थे। वांग हाओ हैरान रह गया। उसने सोचा, जब मैं एक अच्छा शांत लड़का था तो किसी ने मुझे ब्रदर नहीं कहा, लेकिन अब जब मैं लड़ता हूँ, गाली देता हूँ और धमकी देता हूँ तो लोग मुझे हाओ गे बुलाते हैं। सच में ये दुनिया पागल हो गई है। क्लास में एंटर करते ही वांग हाओ ने नोटिस किया कि जोउ यांग, जो हमेशा उसे बुली करता था, आज उससे आंखें चुरा रहा है और नर्वस लग रहा है। वांग हाओ को एहसास हुआ कि शायद अब जोउ यांग उससे डरने लगा है। वांग हाओ मुस्कुराते हुए जोउ यांग की तरफ बढ़ा। लीजिए, वो लड़का जिसके शर्ट पर स्कल था तुरंत खड़ा हो गया, जैसे वो लड़ाई के लिए तैयार हो। पर वांग हाओ ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, मैं बस जोउ यांग से एक बात करने आया हूँ। वांग हाओ ने जोउ यांग से कहा, अपने दोस्त होंगली को बता देना कि यू शाओ शाओ। क्लास के बाद उन दोनों को इंटरनेट कैफे बुलाए हैं। तभी शिया शुए, पिंक जैकेट वाली लड़की, आगे आई और लियू जिहोंग, चश्मे वाला लड़का, से अपनी सीट चेंज करने को कहा ताकि वो वांग हाओ के बगल बैठ सके। बैठते ही उसने वांग हाओ से पूछा, क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है? वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। शिया शुए ने कहा, वाकई मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी हार्ड बोन्स हैं। तुमने जोउ यांग को ऐसे चैलेंज किया, काफी इंप्रेसिव था। फिर उसने क्यूरियोसिटी में पूछा, वैसे तुम मेंग लियांग और यूशाओ को कैसे जानते हो? क्या तुमने उन्हें मदद के लिए पैसे दिए हैं? वांग हाओ ने मना कर दिया और पूछा, क्या तुम यू चेंगफेई को जानती हो? ये सुनकर शिया शुए हैरान रह गई और बोली, यू चेंगफेई? वो तो मेरे पड़ोस में रहता है, वो एक लीजेंड है। शिया शुए ने वांग हाओ को पूरे एरिया के गैंग हायरार्की के बारे में बताया। उसने बताया कि 3 स्कूल हैं, चेंगनान हाई, वोकेशनल स्कूल और बेयुआन नंबर 7। हर स्कूल के अपने लीडर्स हैं, जैसे चेंगनान के लाओगो, माइजी, जुआन तो और बेयुआन नंबर 7 के 7 ड्रैगन्स एंड 6 फीनिक्स। पर सबसे ज्यादा फेमस यू चेंगफेई है। उसने बताया, यू चेंगफेई ने वोकेशनल स्कूल में सिर्फ 1 साल में 0 से किंग बनने का सफर तय किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक आउटसाइडर, बाहर का स्टूडेंट है, फिर भी उसने लोकल गुंडों को हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। यहाँ तक कि मेंग लियांग और यू शाओ भी उसके लिए काम करते हैं। शिया शुए ने सजेस्ट किया, अगर यू चेंगफेई ने चेंगनान हाई के लीडर्स से बात कर ली तो वो तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सकता है। वांग हाओ ने हैरानी से कहा, तुम्हें इन सब चीजों का काफी नॉलेज है। शिया शुए हंसी और बोली, लड़कियों को गॉसिप पसंद होती है, वैसे तुम जोउ यांग को क्यों पसंद नहीं करती? शिया शुए ने गुस्से में कहा, वो बहुत घमंडी है, हमेशा अपने पैसे और पेरेंट्स की पावर दिखाता है, वो एक जर्क है। वांग हाओ को पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा, मिडिल स्कूल में जोउ यांग ने पूरी क्लास को मेरे खिलाफ कर दिया था और मैं हमेशा यही सोचता था कि शायद गलती मेरी है, पर अब लग रहा है कि मैं बस एक विक्टिम था। क्लास खत्म हुई। वांग हाओ ने जोउ यांग से कहा, होंगली को ढूंढो, मैं तुम दोनों का इंतजार टीचिंग बिल्डिंग के नीचे करूंगा। जोउ यांग डर के मारे कांपने लगा।
वांग हाओ बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। तभी उसने सू शियाओबाई लंबे बालों वाला लड़का को देखा जो एक लड़की के साथ आ रहा था। वांग हाओ ने सोचा ये लड़की काफी सुंदर है, सू शियाओबाई के साथ अच्छी लग रही है। सू शियाओबाई ने वांग हाओ को देखा और कहा, मैं जोउ यांग और होंगली का इंतजार कर रहा हूँ, यू शाओ उनसे बात करना चाहते हैं। वांग हाओ समझ गया कि सू शियाओबाई वहां उसकी मदद के लिए आया है। उसने सोचा, रुको, मैं ये पूछना भूल गया कि आखिर किसने सू शियाओबाई को दोपहर को मेरी मदद के लिए भेजा था। स्कूल के बाहर होंगली और जोउ यांग ने वांग हाओ का रास्ता रोक लिया। होंगली गुस्से में था। उसने कहा, सुबह सुबह यू शाओ के पास क्या करने जा रहा है? मैंने तुमसे 1000 रुपए मांगने को कहा था। क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत बादशाह हो गए हो? क्या तुम वोकेशनल स्कूल वालों को बुलाकर यहाँ छेंगनान हाई में राज करना चाहते हो? वांग हाओ ने बिना डरे कहा, चलो, यू शाओ इंतजार कर रहे हैं। होंगली और जोउ यांग हैरान रह गए कि ये लड़का अब डर नहीं रहा। वो दोनों भी वांग हाओ के पीछे चल पड़े। इंटरनेट कैफे के बाहर पहुंचते ही माहौल काफी इंटेंस हो गया। वहां मेंग लियांग अपने पूरे गैंग के साथ खड़ा था। होंगली ने मजाक में कहा, ओए यू शाओ, इतने सारे लोग क्यों बुलाए हैं? क्या मुझे मारने का प्लान है? पर मेंग लियांग हंसने लगा और होंगली को गले लगा लिया। अरे पगले, इतने लोग सिर्फ वेलकम करने के लिए हैं। तुम वोकेशनल स्कूल वालों पर भरोसा नहीं करते क्या? दोनों हंसने लगे और बाकी लोग भी रिलैक्स हो गए। लग रहा था कि ये दोनों पुराने दोस्त हैं जो आपस में मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेंग लियांग और होंगली कैफे की सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वांग हाओ पीछे खड़ा सुन रहा था। होंगली ने पूछा, यू चेंगफेई, यू शाओ कहाँ है? मेंग लियांग ने कहा, वो कल रात भर गेमिंग कर रहा था, अभी डॉर्म में सो रहा है। फिर बात असली मुद्दे पर आई। मेंग लियांग ने कहा, मेरा सुझाव है कि ये मामला यहीं खत्म कर दो। मैंने ये जान को इसलिए भेजा था ताकि मामला शांत हो जाए। सुना है ये जान और लीजिए की आपस में अच्छी बनती है, वो इसे सॉल्व कर सकते थे। मैंने सुना था कि दोनों पार्टियां मान गई थीं, तो बीच में वांग हाओ क्यों आया? होंगली ने गुस्से में कहा, यू शाओ जरा होश में बात करो। अगर मामला शांत हो गया होता तो ठीक था, पर तुम्हारे इस छोटे भाई वांग हाओ ने हद कर दी। उसने जोउ यांग के सर पर चिकन बोन्स फेंक दिए। ये इंसल्ट थी। वांग हाओ आगे आया और बोला, पहली बात, जोउ यांग ने पहले चबाए हुए चिकन बोन्स मेरे सर पर फेंके थे। दूसरी बात, मैं दोपहर को डॉर्म गया तो उसने मेरे बिस्तर पर पैर रख दिए। और तीसरी बात, जोउ यांग ने मिडिल स्कूल में 3 साल तक मुझे बुली किया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेंग लियांग ने यह सुनकर होंगली की तरफ देखा। सुन लिया ना, 3 साल तक बुलिंग। होंगली जोर से हंसा। यू शाओ, मैंने आज तक किसी को 3 साल तक बुली होते नहीं देखा जो इतना टफ हो। जो बंदा 3 साल तक मार खाता है वो अचानक इतना बदल कैसे सकता है? मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है। मेंग लियांग ने सिगरेट का कश लेते हुए समझाया, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। पुराना वक्त अलग था। 30 साल नदी के इस पार, 30 साल नदी के उस पार, मतलब वक्त बदलता रहता है। कोई हमेशा विक्टिम नहीं रहता। जैसे हमारा यू चेंगफेई, यू शाओ। 1 साल पहले वोकेशनल स्कूल में वो भी एक मामूली लड़का था जिसे सब मारते थे, पर आज वो किंग है। वांग हाओ भी वही कर रहा है। होंगली ने घूरते हुए कहा, वांग हाओ जैसे छोटे लेवल के लड़के को यू चेंगफेई से कंपेयर मत करो, वो इसके लायक नहीं है। मेंग लियांग मुस्कुराया। 1 साल पहले लोग यू शाओ को भी ऐसे ही चढ़ाते थे। आज भी बहुत लोग उसे गाली देते हैं, पर वो ऊपर आ गया। फिर मेंग लियांग ने होंगली से रिक्वेस्ट की, होंगली हमारी दोस्ती अच्छी है, मेरा एक एहसान मानो, वांग हाओ को अब और मत सताओ, मामला यहीं खत्म करो। इंटरनेट कैफे के बाहर का माहौल काफी टेंस था। मेंग लियांग ने वांग हाओ को इशारा किया और कहा, वांग हाओ इधर आओ और लीगे होंगली को कॉल करो। अगर तुम्हें छेंगनान हाई स्कूल में सरवाइव करना है तो लीगे की प्रोटेक्शन चाहिए। वांग हाओ आगे बढ़ा और उसने झुककर लीगे कहा, पर होंगली जो एक स्पाइक्स वाली लेदर जैकेट पहने बैठा था उसने गुस्से से हाथ दिखा दिया। मुझे कोई नया भाई नहीं चाहिए, मैं इतना जेनरस नहीं हूँ। मेंग लियांग ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। ठीक है, अगर तुम इसे भाई नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, बस इसे और परेशान मत करो। होंगली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, यू शाओ, मेंग लियांग के बॉस का कहना मानकर मैंने इसे अभी तक नहीं मारा, वरना ये लड़का अभी तक जमीन पर लेटा होता। मुझे पता है ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया, पर मुझे 1000 रुपये चाहिए। अचानक मेंग लियांग के पीछे खड़ा एक लड़का ब्लैक शर्ट वाला गुस्से में आगे आया और चिल्लाया, अगर तूने इसे फिर से हाथ लगाया तो तेरा बुरा हाल कर दूंगा। होंगली खड़ा हो गया और उसने उस लड़के को घूरा। तू कौन है बीच में बोलने वाला? तू बस माईजी के दम पर इतना बोल रहा है ना? चल, अगर हिम्मत है तो 1-on-1 लड़ाई। होंगली जोर से हंसा। आज के जमाने में कौन 1-on-1 लड़ता है? अगर तुम सब मिलकर भी मुझे मारना चाहो तो भी मैं तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक हूँ। चलो बेस्ट ऑफ 3 BO3 खेलते हैं। मेंग लियांग ने तुरंत बीच में कूदकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। होंगली शांत हो जा, हम यहाँ लड़ने नहीं बात करने आए हैं। अगर हम दोनों गैंग्स आपस में लड़े तो नतीजे बहुत बुरे होंगे, तुम्हें समझना चाहिए। होंगली थोड़ा शांत हुआ, पर उसने अपनी शर्त रखी। मैं समझता हूँ, पर मेरे भाई जोउ यांग का बदला लेना जरूरी है। वांग हाओ को 1000 रुपये देने होंगे और मेरे भाई से माफी मांगनी होगी। मेंग लियांग ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें इतना सख्त होना पड़ेगा? होंगली हंसा, यू शाओ ये सिचुएशन है, वांग हाओ तो बस तुम्हारा एक छोटा भाई है, क्यों उसके लिए इतनी दिक्कत ले रहे हो? तभी मेंग लियांग ने एक बड़ा खुलासा किया, दरअसल वांग हाओ मेरा भाई नहीं है, वो यूगे यू चेंगफेई का भाई है। होंगली जोर से हंसने लगा। झूठ मत बोलो, यूगे को इस मामले के लिए यू चेंगफेई को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वांग हाओ सच में यू चेंगफेई का भाई होता तो क्या वो ऐसे पिटकर खड़ा होता? और तभी थाक, एक ईंट हवा में उड़ी और सीधा होंगली के सिर पर जा लगी। होंगली के सिर से खून बहने लगा। वो दर्द और गुस्से में चिल्लाया,
कौन है साला, किसने मारा? सबकी नजरें सड़क की तरफ गईं। वहां एक लंबा साया दिखाई दिया। वो यू चेंगफेई, यू शाओ था, अपने सिग्नेचर ग्रे ट्रेंच कोट में। मेंग लियांग और बाकी लोग तुरंत खुश हो गए। यू गे, आप फाइनली आ गए। होंगली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। यू चेंगफेई आगे बढ़ा और होंगली को देखकर मुस्कुराया। हेलो चूहा, राइट, होंगली का निकनेम। फिर उसने मेंग लियांग की तरफ मुड़कर गुस्से में कहा, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मेंग लियांग ने डरते हुए कहा, मुझे डर था कि हमारी रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। यू चेंगफेई ने गुस्से में कहा, रिलेशनशिप की माँ की जिसके पास ताकत है वही बोलता है। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है, इतनी छोटी सी बात नहीं सुलझा पाए? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। यू चेंगफेई ने जमीन से वो ईंट उठाई जिससे होंगली को मारा गया था। चेंगफेई गुस्से में अपने हाथ में ब्रिक पकड़े हुए था। उसने सीधा होंगली को देखा और बिना किसी डर के उसके सिर पर ब्रिक दे मारी। होंगली जमीन पर गिर गया, उसके सिर से खून बहने लगा। यू चेंगफेई ने चिल्लाया, यू चेंगफेई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यू चेंगफेई ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? वांग हाओ मेरा भाई है, वो मेरा वो भाई है जिसके साथ मैं बचपन में एक ही पैंट पहनकर बड़ा हुआ हूँ। वांग हाओ ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, हम बचपन में साथ खेलते थे पर बड़े होकर कांटेक्ट कम हो गया था। आज यू चेंगफेई ने इतने लोगों के सामने मुझे अपना भाई कहकर मेरी इज्जत बचा ली। होंगली डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, यू गे, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। यू चेंगफेई ने अपना ध्यान जौ यांग की तरफ किया। वो जौ यांग के पास गया और पूछा, हम पहले मिले हैं ना? मैंने तुम्हें पहले मारा था ना? वांग हाओ शॉक रह गया। उसे अब समझ आया कि यू चेंगफेई ने जौ यांग को पहले भी मारा था। यू चेंगफेई ने जौ यांग से पूछा, बताओ मैंने तुम्हें उस वक्त क्यों मारा था? जौ यांग पसीने पसीने हो गया। उसने डरते हुए कहा, तुमने मुझे कहा था कि अब से वांग हाओ को कभी परेशान मत करना। वांग हाओ को झटका लगा। उसने सोचा, मतलब यू चेंगफेई ने 6 महीने पहले जौ यांग को मेरे लिए वार्न किया था, पर उसके बाद भी जौ यांग ने मुझे और ज्यादा बुली किया। यू चेंगफेई ने गुस्से में कहा, लगता है तुमने मेरी एडवाइस नहीं मानी। उसने जमीन से एक और ब्रिक उठाई। क्या अभी भी कुछ कहना चाहते हो? जौ यांग रोते हुए बोला, हम दोनों एक ही टाउन से हैं, प्लीज मुझे मत मारो। यू चेंगफेई ने कहा, वांग हाओ को बुली करना मौत के बराबर है। जौ यांग डर के मारे रो पड़ा, मैं गलती करूंगा, प्लीज छोड़ दो। यू चेंगफेई ने पूछा, प्रॉब्लम कहाँ है? क्या मैंने पहले कम मारा था या तुम्हें बहुत हिम्मत हो गई है? ये कहकर उसने ब्रिक सीधा जौ यांग के चेहरे पर दे मारी। जौ यांग इतना डर गया कि उसके पैंट में पेशाब निकल गई। वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे और उंगली उठाने लगे। यू चेंगफेई ने वांग हाओ की तरफ मुड़कर कहा, देखा, वो इसलिए तुम्हें बुली कर रहा है क्योंकि वो तुमसे डरता नहीं है। अगर तुम्हें इस किस्मत से बाहर निकलना है तो तुम्हें उसे डरना सिखाना पड़ेगा, समझे? पिछले 3 सालों में जब वो तुम्हें बुली कर रहा था, मैंने दिमाग में उसे हजारों बार मारा है, पर अफसोस वो सिर्फ एक ख्याल था। वांग हाओ ने आगे बढ़कर यू चेंगफेई के हाथ से ब्रिक ले ली। जौ यांग ने गिरते हुए कहा, वांग हाओ प्लीज मुझे मत मारो, मैं गलती करूंगा, हम क्लासमेट हैं, देखकर हमारी पुरानी यादें, मैंने तुम्हें मिल्क भी पिलाया था। वांग हाओ को पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा, जब हम डेस्कमेट बने तो उसने मुझे स्नैक्स दिए थे, पर वो सिर्फ इसलिए ताकि वो एग्जाम में मेरे पेपर्स कॉपी कर सके। वांग हाओ ने गुस्से में कहा, झुक जा नील। उसने ब्रिक जौ यांग के सिर पर दे मारी। जौ यांग दर्द से चिल्लाया और जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। वांग हाओ ने फाइनली अपने बुली को सबक सिखा दिया था। जौ यांग जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसके सिर से खून बह रहा था। वांग हाओ ने उसे देखा और सोचा, क्या किसी को अपने आगे झुकाना सच में गर्व की बात है? तुमने शायद उसके शरीर को तो जीत लिया है, पर उसके दिल को कभी नहीं जीत पाओगे। वांग हाओ को पता था कि जौ यांग के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सिर्फ डर के मारे झुका है। अंदर ही अंदर वो बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होगा। पर वांग हाओ ने उसे उठने का इशारा किया और कहा, उठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, वरना मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदला ले सकते हो तो कभी भी आ जाना। जौ यांग हैरान रह गया कि वांग हाओ उसे छोड़ रहा है। वो डरते हुए उठा और वहां से भाग गया। ली जिये ने यू शाओ, यू चेंगफेई से पूछा, क्या हमें उसे सच में जाने देना चाहिए? यू शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, होंगली तो तुम्हारे लिए ही आया था। अगर जौ यांग अभी चला गया तो होंगली बाद में उसकी जरूर पिटाई करेगा। डोंगुआन के एक रहने वाले के नाते मैं उसे वार्न कर रहा हूँ। फिर यू शाओ ने वांग हाओ की तरफ मुड़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कैसा लगा? सुकून मिला ना? वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा सुकून मिला। यू गे, आज के लिए थैंक यू। यू शाओ ने कहा, अरे पगले, भाइयों में थैंक्स नहीं होता? उसने फिर पूछा, वैसे क्या तुमने पहले कभी जौ यांग को मारा था? वांग हाओ कंफ्यूज हो गया। यू शाओ ने बताया, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को बताया था कि तुम्हें स्कूल में बुली किया जा रहा है, तो मैंने गुस्से में जौ यांग को ढूंढा, उसे एक गली में खींचा और अच्छी तरह पिटाई की थी। मैंने उसे मना किया था कि वो तुम्हें परेशान न करे। वांग हाओ को अचानक सब समझ आ गया। उसने सोचा, तो इसलिए उसके बाद जौ यांग ने मुझे और ज्यादा बुली किया। उसने अपना गुस्सा और ह्यूमिलिएशन मुझ पर निकाला। यू शाओ ने गुस्से में कहा, लगता है मैंने उसे उस वक्त हल्का मारा था। कोई बात नहीं, अब हमारे स्कूल पास है, अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो सीधा मुझे ढूंढ लेना। अचानक यू शाओ को कुछ याद आया और वो घबरा गया। अरे सब लोग कहाँ गए? मेरा गेम अकाउंट कौन लेवल अप करेगा? मैंने कहा था ना कि मेरा अकाउंट 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए। मेंग लियांग ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो यूगे, मैंने लाओ झांग को बोल दिया है, वो अभी ग्राइंड कर रहा है। यू शाओ ने चैन की सांस ली।
यू शाओ ने वांग हाओ से कहा, इस बार मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर अगली बार अगर होंगली जैसे किसी से पंगा पड़े तो बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ना। बाकी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूं ना संभालने के लिए। सब लोग जोर से हंसने लगे। मेंग लियांग ने वांग हाओ से माफी मांगी कि उसने मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया। वांग हाओ ने कहा कि कोई बात नहीं, सबने उसका ख्याल रखा और सू शियाओबाई ने भी होंगली को रोका था। यू शाओ ने सू शियाओबाई के बारे में पूछा और वांग हाओ को सलाह दी कि उससे अच्छे रिश्ते रखे, क्योंकि भविष्य में उसकी मदद लग सकती है। फिर यू शाओ ने अचानक वांग हाओ से एक गंभीर सवाल पूछा, वांग हाओ, जब तुमने वो फ्लावर पॉट उठाया था जो यांग को मारने के लिए, तो क्या तुमने ये सोचा था कि अगर मैं वहां नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? वांग हाओ ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ मैंने सोचा था। अगर मुझे तुम नहीं मिलते तो मैं सीधा घर चला जाता और स्कूल ट्रांसफर कर लेता। कम से कम अगले 3 साल तक मुझे बुली नहीं होना पड़ता। यू शाओ ने वांग हाओ की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर असली मर्द वाली हिम्मत है। तभी मिंग लियांग ने देखा कि यू शाओ खड़े खड़े सो रहा है। उसने उसे हिलाया तो यू शाओ होश में आया और बोला, मैं तो बस झपकी ले रहा था। उसके दोस्तों ने मजाक किया कि यूगे की खड़े होकर सोने की कला कमाल की है। यू चेंगफेई अचानक होश में आया, जैसे वो अभी सोकर उठा हो। उसने हैरानी से पूछा, अरे मैं तो डॉर्म में था ना, यहाँ कैसे आ गया? मेंग लियांग और बाकी लोग हैरान रह गए। मेंग लियांग ने कहा, यूगे तुम तो यहाँ आधे घंटे से खड़े हो, तुमने ही तो होंगली और जोयांग को पीटा था। वांग हाओ भी कंफ्यूज था। उसने सोचा, क्या यूगे को सब भूल गया? हमने अभी बात की थी। पर यू चेंगफेई मुस्कुराया और बोला, मैं मजाक कर रहा था, मैं सब सुन रहा था, मैं बस सोच रहा था। फिर उसने अपना असली प्लान बताया जो सबके होश उड़ा देगा। यू चेंगफेई ने कहा, माई जी, होंगली का बॉस अभी जेल में है, वो 15 दिन तक बाहर नहीं आ पाएगा। सब शॉक्ड थे। मेंग लियांग ने पूछा, क्या वो जेल में कैसे गया? यू चेंगफेई ने हंसते हुए बताया, मैंने एक लियांगपी स्टॉल के मालिक को पैसे देकर कहा था कि वो माई जी के खाने में एक पूरी बोतल मिर्च डाल दे। माई जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने हंगामा किया और पुलिस ने उसे उठा लिया। अब वो 15 दिन तक फ्री खाना जेल खाएगा। वांग हाओ समझ गया। इसलिए यू चेंगफेई ने होंगली को इतनी बुरी तरह पीटा क्योंकि उसका बॉस माई जी पहले से ही जेल में था, तो कोई बदला लेने वाला नहीं था। यू चेंगफेई फिर वांग हाओ की तरफ मुड़ा और गंभीर होकर कहा, वांग हाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें चेंगनान हाई स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वांग हाओ घबरा गया। क्यों? मैंने तो अभी बुलिंग खत्म की है। यू चेंगफेई ने समझाया, 15 दिन बाद माई जी बाहर आएगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो जो यांग से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम यहाँ रहे तो वो तुम्हें बुरी तरह परेशान करेगा। इसीलिए मेरे वोकेशनल स्कूल झिशियाओ आ जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। वहां का प्रिंसिपल तुम्हारा स्वागत करेगा और स्कॉलरशिप भी देगा। वांग हाओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने ये स्कूल बुलिंग से बचने के लिए ज्वाइन किया था, पर अब लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। मिंग लियांग और बाकी लोग भी वांग हाओ को गले लगाने लगे। हाँ भाई, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वांग हाओ रो पड़ा। उसने सोचा, शायद ये लोग यू चेंगफेई की वजह से मेरे पास हैं, पर आज मुझे पहली बार असली दोस्त महसूस हो रहे हैं। फिर सब लोग इंटरनेट कैफे गए गेम खेलने। यू चेंगफेई बहुत एक्साइटेड था। चलो मेरा अकाउंट चेक करते हैं। मैंने कहा था ना कि मेरा अकाउंट 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए। पर जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, डिफीटेड। यू चेंगफेई चिल्लाया, लाओ झांग, तूने मेरा कैरेक्टर क्यों मरवा दिया? तू बता। इंटरनेट कैफे में यू चेंगफेई यूगे का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कैफे के मालिक लाओ झांग को कॉलर से पकड़कर झटका दिया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लाओ झांग डर के मारेगा, अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है? लाओ झांग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं कंपेंसेशन दूंगा, मैं आपको 50 रुपए की मेंबरशिप रिचार्ज कर देता हूँ। यू चेंगफेई को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। क्या मैं पैसों से खरीदा जा सकता हूँ? लाओ झांग ने तुरंत ऑफर बढ़ाया। ठीक है, 100 रुपए की मेंबरशिप। यू चेंगफेई का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैं आज के लिए छोड़ देता हूँ। फिर उसने वांग हाओ की तरफ इशारा किया और कहा, वो 100 रुपए मेरे इस छोटे भाई वांग हाओ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वांग हाओ ने मना कर दिया। नहीं यूगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे स्कूल वापस जाना है। यू चेंगफेई ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। दोनों सड़क पर अकेले चल रहे थे। वांग हाओ ने कहा, यूगे आप वापस चले जाओ, मैं रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। यू चेंगफेई ने गंभीर होकर कहा, वांग हाओ मैं जानता हूँ कि तुम चेंगनान हाई स्कूल छोड़ना नहीं चाहते, पर तुम्हें जाना पड़ेगा। माई जी राइवल गैंग लीडर अभी डिटेंशन में है, उसके पास 15 दिन है। 15 दिन बाद वो बाहर आएगा और तुमसे बदला लेगा, इसलिए तुम्हारे पास ट्रांसफर का सिर्फ 15 दिन का समय है। वांग हाओ ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है। वांग हाओ अब अकेला चल रहा था। उसने सोचा, मैं अकेले चलने का आदी हूँ, इसलिए मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि शांति मिलती है और मैं बहुत सी चीजों के बारे में सोच सकता हूँ। वो स्कूल के गेट पर पहुंचा। उसने सोचा, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो कितना एक्साइटेड था, पर सोचा नहीं था कि 1 महीने से भी कम समय में मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। कैफेटेरिया में खाना खाते वक्त उसने महसूस किया कि खाने का कोई स्वाद नहीं है। क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ? उसने सोचा, मेरे पास अभी भी कुछ दिन है यहाँ खाने के लिए।
उसने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स कितने बेफिक्र हैं, मजे कर रहे हैं। क्यों मैं उनकी तरह नॉर्मल स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता? क्यों मैं शांति से नहीं रह सकता? ये सब जो यांग की वजह से है। अगर वो नहीं होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। मैंने उसे उकसाया, पर वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। रात को सेल्फ स्टडी के समय वांग हाओ गुस्से में क्लासरूम में भागा। उसने सीधा जो यांग को लात मारी। जो यांग जमीन पर गिर गया, उसके सिर से खून बहने लगा। वांग हाओ उसके ऊपर खड़ा हो गया और चिल्लाया, सालो साइड हो जाओ, आज जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसका हाल जो यांग जैसा होगा। उसने जो यांग को फिर से मारना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या ये मेरा कमबैक है? वो शख्स जिसने 3 साल तक मुझे बुली किया, आज मेरे सामने बेबस है। क्लास में वापस आकर शिया शुए ने वांग हाओ से कहा, पहले मुझे लगा तुम बहुत सिंपल और शांत लड़के हो, पर आज तुम्हारा गुस्सा देखकर मैं थोड़ी डर गई हूँ। वांग हाओ ने तुरंत माफी मांगी। शिया शुए ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी इमेज मेरी नजर में अभी भी अच्छी है, बस आगे से ऐसा मत करना। वांग हाओ ने थोड़ा प्लेफुल होकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर शिया शुए ने थोड़ा पीछे होते हुए कहा, वांग हाओ, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे भी हो, मेरी तुम्हारे बारे में राय बदल रही है। तभी टीचर गेलाउशी क्लासरूम में एंटर हुए। उन्होंने जो यांग को बैंडेज के साथ देखा और पूछा, जो यांग, तुम्हें क्या हुआ? जो यांग ने डरते हुए झूठ बोला, सर मैं सीढ़ियों से गिर गया था। टीचर ने उसे डांटा कि वह कितना क्लमजी है। फिर टीचर ने देखा कि शिया शुए वांग हाओ के पास बैठी है। उन्होंने पूछा, शिया शुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिया शुए ने तुरंत कवर किया, सर वांग हाओ को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसे हेल्प कर रही थी। टीचर बहुत खुश हुए और बोले, वाह, सेल्फ स्टडी के टाइम में भी दूसरों की मदद करना। शिया शुए, तुम वाकई एक आइडियल स्टूडेंट हो। इस सेमेस्टर का 3 गुड स्टूडेंट अवार्ड तुम्हारा है। फिर टीचर ने वांग हाओ को बाहर हॉलवे में बुलाया। वहां उन्होंने गंभीर होकर कहा, वांग हाओ, क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? स्कूल में अर्ली डेटिंग, पपी लव सख्ती से मना है। तुम दोनों का बिहेवियर बहुत ब्लेटेंट, खुल्लम खुल्ला है। वांग हाओ क्लासरूम में वापस आया तो वह मुस्कुरा रहा था। शिया शुए ने पूछा, टीचर ने क्या कहा? वांग हाओ ने धीरे से कहा, टीचर को लग रहा है कि हम डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर शिया शुए का चेहरा लाल हो गया। वांग हाओ ने मन में सोचा, मुझे शिया शुए को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। ये फीलिंग दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ तो ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट होगा। मुझे इन 15 दिनों के अंदर शिया शुए को प्रपोज करना ही पड़ेगा, ताकि मुझे कोई पछतावा ना हो। अगली सुबह वांग हाओ शिया शुए के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। शिया शुए बहुत खुश हुई। लाइब्रेरी में भी वांग हाओ ने उसके लिए बुक निकालने में हेल्प की। इधर वांग हाओ ने नोटिस किया कि सु शियाओबाई रोज नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। पहले उसने तांग शियाओ को इंट्रोड्यूस किया, फिर अगले दिन ली आरान को। वांग हाओ को थोड़ी जलन हुई। उसने सोचा, हमारे पास तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ये सु शियाओबाई रोज नई लड़की के साथ घूम रहा है। लाइफ कितनी अनफेयर है। वांग हाओ कैंपस में वॉक कर रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात सु शियाओबाई से हो गई। सु शियाओबाई अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। वांग हाओ ने ग्रीट किया, लॉन्ग टाइम नो सी। वांग हाओ ने मन में सोचा, सु शियाओबाई ने तो पिछले कुछ दिनों में ही नई गर्लफ्रेंड बना ली, लगता है मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। शिया शुए के साथ बात को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। डॉर्म रूम में पहुंचकर वांग हाओ ने अपने रूममेट्स को अपना प्लान बताया। मैं टीचिंग बिल्डिंग के नीचे कैंडल से हार्ट शेप बनाऊंगा, हाथ में रोजेस होंगी और तुम सब मेरे साथ चिल्लाना। रूममेट्स बहुत एक्साइटेड हो गए। बढ़िया आइडिया है, मैं कैंडल्स का इंतजार करता हूँ और मैं सबसे जोर से चिल्लाऊंगा। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए सोचा, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी छेंगनान हाई छोड़ने वाला हूँ, तो आखिरी बार थोड़ा ड्रामा कर लेता हूँ। रात का वक्त था। ग्राउंड पर कैंडल से बड़ा सा हार्ट बना हुआ था। बीच में वांग हाओ गुलाब के फूलों का बुके लेकर खड़ा था। चारों तरफ स्टूडेंट्स जमा थे और ऊपर बैल्कनी से भी लोग देख रहे थे। स्टूडेंट्स डर रहे थे, अगर पकड़े गए तो सस्पेंशन पक्का है, शायद पेरेंट्स को भी बुलाया जाए। पर वांग हाओ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे क्या, मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से। वांग हाओ ने जोर से चिल्लाया, शिया शुए, आई लव यू, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी भीड़ को चीरते हुए शिया शुए बाहर आई। पिंक ब्लेजर में वह बहुत सुंदर लग रही थी। वांग हाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या दुनिया में इससे ज्यादा खुशी की बात हो सकती है? वह शिया शुए के पास गया और बोला, शिया शुए, तुम आ गई, हम रोज साथ होते हैं और मुझे बहुत मजा आता है। प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। अचानक वहां सिक्योरिटी गार्ड और टीचर्स आ गए। ओए स्टूडेंट, यहाँ पब्लिक कन्फेशन मना है, पकड़ो इसे और ऑफिस ले चलो। शिया शुए ने आगे बढ़कर कहा, वांग हाओ, थैंक यू, तुमने मेरे लिए बहुत एफर्ट लगाया है। पर वांग हाओ घबरा गया। पर क्या? शिया शुए ने धीरे से कहा, पर मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। वांग हाओ सुन्न पड़ गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? वांग हाओ गुस्से में पागल हो गया। उसने टीचर्स को धक्का दिया और चिल्लाया, हट जाओ सामने से, कौन है वो, बताओ कौन है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। बताओ शिया शुए, वो कौन है? शिया शुए रोने लगी और उसने कहा, वो सु शियाओबाई है। ये सुनकर वांग हाओ को झटका लगा। सु शियाओबाई? क्यों? उसे वह दिन याद आ गया जब होंगली ने उसे मारा था और सु शियाओबाई आया था उसे बचाने। वांग हाओ ने सोचा, मुझे लगा था कि यू चेंग फेई ने उसे भेजा है, पर शायद शिया शुए ने ही उसे भेजा था, वरना सु शियाओबाई जैसे रिच लड़के को मुझसे क्या काम। मैं कितना बेवकूफ था जो सोचा कि शिया शुए मुझे पसंद करती है। सु शियाओबाई के मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये सब बस एक सपना था। मुझ पर ही हंसी आ रही है। ऑफिस में वांग हाओ को ले जाया गया। वहां एक आदमी ने गुस्से में पूछा, कौन सी क्लास का है तू? वांग हाओ जमीन पर बैठा था। उसने सार्कास्टिक टोन में कहा, तुम ही गेस करो। आदमी गुस्सा हो गया और उसने वांग हाओ का कॉलर पकड़ लिया। क्या बोला? तुझे 3 मौके देता हूँ सही गेस करने के लिए।
वांग हाओ ने हंसते हुए कहा, एक्सपेल कर दोगे क्या? कर दो मुझे, वैसे भी यही चाहता हूँ। ऑफिस में वांग हाओ ने टीचर के सामने अपनी बात रखी। मैं वोकेशनल स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ। टीचर को गुस्सा आ गया। पागल हो गए हो क्या? वो तो गुंडों थग्स का अड्डा है, वहां क्यों जाना चाहते हो? वांग हाओ ने जिद की, बस जाना चाहता हूँ। टीचर ने हैरानी से कहा, तुम पहले स्टूडेंट हो जो खुद छेंगनान हाई छोड़ना चाहता है। मुझे तुम पर क्यूरियोसिटी हो रही है। उसने वांग हाओ को जाने दिया, लेकिन सोचने पर मजबूर हो गया। वांग हाओ वापस क्लास में आया। शिया शुए ने चिंता से पूछा, वांग हाओ तुम ठीक तो हो? डीन ने तुम्हें कुछ कहा? वांग हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जगह बैठ गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, अगर वह मुझे पसंद नहीं करती तो इतनी चिंता क्यों कर रही है? क्या वह मुझे सिर्फ एक दोस्त मानती है? उसने अचानक शिया शुए की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं है? शिया शुए की आंखों में आंसू आ गए। वह डर गई उसकी इंटेंस नजरों से। प्लीज ऐसी नजरों से मत देखो, मुझे डर लग रहा है। अचानक वांग हाओ ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर उठा लिया। चलो मेरे साथ। वह उसे क्लास से बाहर खींच कर ले गया, पूरे स्कूल के बीच से भागते हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पहचान लिया। अरे ये तो वो लड़का है जिसने कैंडल से प्रपोज किया था। वह दोनों स्कूल के गेट से बाहर निकले और सीधा एक पार्क में झील लेक के किनारे पहुंचे। वांग हाओ हाँफ रहा था। उसने शिया शुए को रोका और फिर से प्रपोज किया। शिया शुए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। शिया शुए ने मना कर दिया। वांग हाओ मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना, मेरा बॉयफ्रेंड है। वांग हाओ गुस्से में बोला, सु शियाओ बाई क्या तुम्हें पता भी है वह कैसा इंसान है? वह तो रोज नई गर्लफ्रेंड बनाता है। यहाँ पर शिया शुए ने जो सच्चाई बताई उसने वांग हाओ के होश उड़ा दिए। शिया शुए ने कहा, नहीं वांग हाओ, वे रोज चेंज नहीं करता, वे हम सब का बॉयफ्रेंड है। मैं और वो दूसरी लड़कियां जो तुमने देखी थी, हम सब एक साथ उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। वांग हाओ शॉक हो गया। एक साथ? ये कैसे पॉसिबल है? शिया शुए ने मुस्कुराते हुए समझाया, सु शियाओ बाई के साथ होना एक स्टेटस सिंबल है। जब वो मेरे साथ होता है तो सारी लड़कियां मुझसे एनवी करती हैं, मैं पॉपुलर हो जाती हूँ। गर्ल्स वॉलंटरीली एक्सेप्ट करती हैं कि वो शेयर करेंगी क्योंकि सु शियाओ बाई परफेक्ट है। उसमें एक मैजिक है जो लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। वांग हाओ को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गई हो? सु शियाओ बाई बस थोड़ा हैंडसम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग ऐसा करो। ये सिर्फ तुम्हारा ईगो और वैनिटी है, वह तुमसे प्यार नहीं करता। उसने शिया शुए के कंधे पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया ताकि वह होश में आए। शिया शुए डर के मारे और कंफ्यूजन में रोने लगी। आह छोड़ दो मुझे। क्या वांग हाओ शिया शुए को समझा पाएगा या वह सु शियाओ बाई के जाल में फंसी रहेगी? वांग हाओ ने शिया शुए से सीधा सवाल पूछा, क्या तुम्हें जेलसी फील नहीं होती जब सु शियाओ बाई दूसरी लड़कियों के साथ घूमता है? शिया शुए ने हैरानी से कहा, नहीं वो तो होना ही चाहिए ना। सु शियाओ बाई इतना हैंडसम है, सब लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं। वांग हाओ ने समझाने की कोशिश की, प्यार का मतलब होता है किसी को पूरा पोजेस करना। अगर तुम सच में उसे प्यार करती तो कैसे बर्दाश्त कर लेती कि वह तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हो? ये प्रूव करता है कि तुम उसे प्यार नहीं करती। शिया शुए ने गुस्से में कहा, मैं उसे मिडिल स्कूल से प्यार करती हूँ। मैंने उसकी फोटोज कलेक्ट की है, हजारों लव लेटर्स लिखे हैं। सच तो यह है कि अगर उसके पास कोई अगली लड़की होती है तो मुझे गुस्सा आता है कि वह उसके लायक नहीं है। वांग हाओ को समझ आ गया कि ये लड़की ऑब्सेस्ड है, प्यार में नहीं है। उसने सोचा इसका दिमाग खराब है। उसने कहा, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम सु शियाओ बाई को प्यार नहीं करती। फिर वांग हाओ ने मजाक में कहा, हा आई लव यू। शिया शुए हंस पड़ी। वांग हाओ तुम अच्छे दोस्त हो, पर मैं सालों से सु शियाओ बाई को प्यार करती हूँ। दोनों वापस स्कूल जा रहे थे, हाथ में हाथ डाले। वांग हाओ ने पूछा, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? शिया शुए ने डरी हुई आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे गुस्से वाले चेहरे से डर लगता है। जब तुमने जो यांग को मारा था ना, वैसा ही लुक था तुम्हारा। क्लासरूम में घुसते ही सबकी नजरें उन पर थीं। एक लड़के ने विस्पर किया, भाई तुमने सु शियाओ बाई को हरा दिया, कब ट्रीट दे रहे हो? वांग हाओ ने कहा, जेब खाली है, सु शियाओ बाई से मांग लो। वांग हाओ अब स्कूल में फेमस हो चुका था। हॉलवे में सब उसे घूर रहे थे। स्पोर्ट्स फील्ड पर लड़के उसे पानी ऑफर कर रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं भी ये चेन और लीजे जैसा हुलीगन बन गया हूँ? मुझे ये लेबल बिल्कुल पसंद नहीं है। शाम को डॉर्मेट्री में वांग हाओ कपड़े सुखा रहा था, तभी उसका रूममेट रोता हुआ अंदर आया। हाओ गे, मुझे किसी ने मार दिया। उसने बताया, कैफेटेरिया में गलती से किसी का पैर कुचल दिया था। मैंने सॉरी नहीं बोला। थोड़ी बहस हुई तो उसने मुझे बाथरूम में खींचकर मार दिया। उसने अपने गाल पर लगा ब्रूज दिखाया। देखो कितना मारा है उसने। वांग हाओ अपने डॉर्म रूम में बुक पढ़ रहा था कि उसका रूममेट रेड जैकेट वाला डरा हुआ अंदर आया। वो रोते हुए वांग हाओ के पैरों में गिर गया। हाओगे प्लीज मेरी मदद करो, वो बंदा कह रहा है कि मुझे जब भी देखेगा मारेगा। वांग हाओ ने बुक बंद की और उसके साथ दूसरे डॉर्म रूम में चला गया। वहां एक मस्क्यूलर लड़का बुली अपने पैर बेसिन टब में भिगो रहा था। वांग हाओ ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, मैं इसे फाइट में हरा नहीं सकता। उसने अपने रूममेट से कहा, तुम्हें पता है क्या करना है? रूममेट ने ये सुना और समझा कि वांग हाओ उसे फाइट करने का सिग्नल दे रहा है। उसने तुरंत बुली पर अटैक कर दिया और बेसिन को लात मार दी। अब देख तेरा क्या होता है। हाओगे मेरे साथ है। बुली हैरान रह गया और रूममेट ने उसे धूल चटा दी। बुली ने हाथ जोड़ लिए,
सॉरी सॉरी। वांग हाओ ने मन में सोचा, मैं तो बस ये कहने वाला था कि तुम उससे माफी मांग लो, क्योंकि मैं उससे नहीं जीत सकता। पर लगता है इसने गलत फहमी कर ली है कि मैं उसका बैकअप हूँ। रूममेट ने खुश होकर वांग हाओ का हाथ पकड़ा। हाओगे, थैंक यू। अगर तुम ना होते तो मैं क्या करता? तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। वांग हाओ चुपचाप मुस्कुराया। अगली सुबह वांग हाओ स्कूल के कॉरिडोर से गुजरा। सब स्टूडेंट्स उसे देखकर साइड हो रहे थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वो वही है जिसने कल किसी के लिए स्टैंड लिया था, बस वो वहां बैठा था और कोई आवाज नहीं निकाल रहा था। वांग हाओ अब स्कूल में एक लेजेंड बन चुका था। कैफेटेरिया में वांग हाओ अपने चश्मिश दोस्त के साथ खाना खा रहा था। अचानक एक लड़की पोनटेल वाली उसके पास आई और बोली, तुम वांग हाओ हो ना? अगर शिया शुए तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती तो मैं बन जाऊंगी। वांग हाओ के मुंह से खाना गिर गया। वो शॉक हो गया। फिर उसकी नजर एक कोने में बैठी लड़की पर पड़ी जो चश्मा और चोटी पहने थी और अकेले खा रही थी। वांग हाओ ने अपने दोस्त से पूछा, ये लड़की कौन है, पता करो। दोस्त ने धीरे से विस्पर किया, इसका नाम ताओजी है, ये भी फ्रेशमैन है। लॉजिकली इतनी सुंदर लड़की फेमस होनी चाहिए थी, पर ये बहुत लो प्रोफाइल है, ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं, बस क्लासरूम में रहती है। वांग हाओ ने उस लड़की को गौर से देखा। ग्लासेस वाले दोस्त ने वांग हाओ को बताया कि ताओजी शुरू में काफी पॉपुलर थी, पर वो लड़कों के प्रति काफी कोल्ड है, इसलिए अब कोई उसके पीछे नहीं पड़ता। वांग हाओ ने सोचा कि वो अपनी लिटरेरी स्किल्स का यूज करके ताओजी को इम्प्रेस करेगा। उसने एक लव लेटर लिखा और रेड रोजेस का बुके अपने दोस्त को दिया ताकि वो ताओजी तक पहुंचा दे। इधर शिया शुए ने वांग हाओ को ताना मारते हुए कहा, कुछ दिन पहले तो तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे, अब किसी और के पीछे हो। लड़के कितने फिकल होते हैं। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए मैंने सोचा किसी और को ट्राई करूं। आज दोपहर एक लड़की देखी, बहुत सुंदर थी, मेरा दिल धड़कने लगा। शिया शुए ने पूछा, क्या वो मुझसे भी सुंदर थी? वांग हाओ ने कहा, तुम दोनों बराबर हो। शिया शुए ने कहा, चलो गुड लक। वांग हाओ वापस अपनी सीट पर बैठकर लव लेटर लिखने लगा। शिया शुए ने कहा, बिल्कुल अनबेयरेबल हो तुम, दुनिया में तुमसे ज्यादा चीजी इंसान कोई नहीं होगा। वांग हाओ ने कहा, ये रोमांस है, पिछली बार टीचिंग बिल्डिंग के सामने प्रपोज करके मैंने रिस्क लिया था, ये प्रूव करता है कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। शिया शुए ने कहा, ठीक है, तुम ही सबसे रोमांटिक हो, किस्मत वाली है वो लड़की जिसे तुम जैसा बॉयफ्रेंड मिले, पर मैं तो सू शियाओ भाई को लव करती हूँ, वरना शायद मैं तुम्हारे साथ होती। वांग हाओ ने मन में सोचा, कुछ दिनों में मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम एक्चुअली मुझे ही लव करती हो। तभी ग्लासेस वाला दोस्त भागते हुए आया और बोला, हाओगे, ताओजी तुम्हें बुला रही है। वांग हाओ उठकर चला गया। शिया शुए ने सोचा, वाह, प्रोग्रेस कितनी फास्ट है, आजकल की लड़कियां बिल्कुल शाय नहीं है। वांग हाओ दूसरी क्लास में गया जहाँ ताओजी बैठी थी। वो उसके पास गया और बोला, कैसी हो ब्यूटी, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ताओजी हैरान रह गई और बोली, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वांग हाओ ने कहा, मैंने तुम्हें लव लेटर लिखा है, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मजाक मत करो, मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दो। ताओजी शर्मा गई और बोली, क्या हम थोड़ा स्लो नहीं चल सकते? वांग हाओ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, स्लो चलते हैं, आज रात बस हाथ पकड़ेंगे, कुछ और नहीं। उसने हाथ बढ़ाया पर ताओजी पीछे हट गई और खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम सच में एक छोटे हुलीगन हो। वांग हाओ ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ताओजी बैठ गई और बोली, देख लो, तुमने अपने लव लेटर में शेक्सपियर के काफी पोएम्स कोट किए हैं, क्या तुम्हें शेक्सपियर पर रिसर्च है? तुमने उनकी कितनी बुक्स पढ़ी हैं? वांग हाओ अंदर से शॉक हो गया। उसने सोचा, हाँ, मैंने काफी शेक्सपियर कोट्स यूज किए थे। मैंने सोचा था कि आजकल के टाइम में कौन शेक्सपियर पढ़ता है, पता नहीं था कि वो इतनी एक्सपर्ट है। उसने एक नजर में पहचान लिया कि वो पोएम्स शेक्सपियर के हैं। ताओजी ने शर्माते हुए कहा, ऐसे मत देखो मुझे शेक्सपियर के काम में काफी इंटरेस्ट है, पर मुझे समझ नहीं आता, कुछ प्लेस बहुत लंबी और बोरिंग लगती हैं, तो कुछ बहुत सैड होती हैं, इसलिए मैं किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहती थी। जब मैंने तुम्हारे लव लेटर में शेक्सपियर की लाइंस कोट किए देखे तो मुझे लगा तुम्हें उसके बारे में गहरी जानकारी है। वांग हाओ ने कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा, हाँ, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज और 4 ग्रेट कॉमेडीज मुझे रट्ठी हैं। ताओजी ने कहा, मुझे ट्रेजेडीज पसंद है, पर उनसे भी ज्यादा मुझे उनकी 154 सोनेट्स टचिंग लगती हैं। वांग हाओ ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। ताओजी ने रिक्वेस्ट की, क्या तुम मुझे डिटेल में समझा सकते हो? वांग हाओ मुस्कुराया और बोला, समझा सकता हूँ, पर एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। तुम सोच लो, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं 10 सालों से शेक्सपियर पर रिसर्च कर रहा हूँ, अपना ये ज्ञान मैं आम लोगों पर नहीं लुटाता। ये सुनकर वांग हाओ क्लास से बाहर निकलने लगा। ताओजी घबरा गई और उसके पीछे भागी। अरे रुको, मत जाओ। वांग हाओ रुक गया। ताओजी ने कहा, क्या तुमने हाँ कर दी? मैंने अभी तक हाँ नहीं कही, पर तुम एजुकेटेड लड़के हो, फिर भी किसी छोटे हुलीगन की तरह बिहेव कर रहे हो। वांग हाओ ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, एक हुलीगन कल्चर्ड नहीं हो सकता। शीजिंग में भी लिखा है कि जेंटलमैन
लेडी को परस्यू करता है। और शेक्सपियर ने भी कहा है कि कल पर मत छोड़ो क्योंकि जवानी बहुत जल्दी बीत जाती है। ताओजी हैरान रह गई। वांग हाओ ने आगे कहा, जवानी का वक्त है, इसे वेस्ट मत करो, अपने पसंदीदा इंसान के साथ रहो। ताओजी ने सोचा और कहा, सही कह रहे हो, जवानी के दिनों में मुझे उसी लड़के के साथ होना चाहिए जिसे मैं पसंद करती हूँ। वांग हाओ ने मौका देखा और पूछा, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? चलो मैं वापस जाकर शेक्सपियर पढ़ता हूँ। ताओजी ने तुरंत आवाज लगाई, वांग हाओ रुको। ठीक है, मैं मान गई, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, पर ध्यान रखना मुझे बेवकूफ नहीं बनाना। वांग हाओ अंदर से शॉक हो गया। उसने सोचा, ये क्या हुआ? लियू जिहोंग की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो लड़की थी जो लड़कों से 2-3 लाइन से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। मैंने बस शेक्सपियर की कुछ लाइन सुनाई और ये मान गई। खुशी इतनी जल्दी आ गई कि समझ नहीं आ रहा। वांग हाओ वापस आया और कूल बनने की कोशिश करते हुए बोला, सही है, एक कल्चर्ड इंसान की गर्लफ्रेंड बनकर अब हम मिलकर शेक्सपियर डिस्कस कर सकते हैं। ताओजी ने कहा, पर मैंने कभी रिलेशनशिप नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसा फील होता है। वैसे तुम्हें तो शिया शुए पसंद थी ना, तुमने तो पूरे स्कूल के सामने उसे प्रपोज किया था, अचानक मुझे क्यों डेट कर रहे हो? मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। वांग हाओ ने रोमांटिक बनने की कोशिश की। मैं एक रोमांटिक वॉन्डरर हूँ जो एक वार्म हार्बर ढूंढ रहा है, लव फायर जैसा है, अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये दिल को जला देता है, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। ताओजी इम्प्रेस हो गई। वाह, तुम सच में शेक्सपियर के वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज करते हो, तुम्हें सच में गहरी समझ है। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, याद है मिडिल स्कूल में मैंने शेक्सपियर की पोएम्स कॉपी की थी, तब जो यांग ने मुझे स्टेज पर बुलाकर बुली किया था, उसके वर्ड्स आज भी मेरे दिमाग में है, पर उस वक्त मैंने बस सिर झुका लिया था। वांग हाओ क्लासरूम में ताओजी को शेक्सपियर के बारे में इम्प्रेस कर रहा था। उसने बताया कि उसने शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज और सोनेट्स को रट्टा हुआ है। ताओजी बहुत इम्प्रेस हुई और उसने वांग हाओ से डिटेल में समझाने को कहा। शाम को वांग हाओ ने ताओजी को उसके डॉर्म तक छोड़ा। जाते जाते उसने प्यार से ताओजी के सर पर हाथ फेरा और प्रॉमिस किया कि वो कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उसे पिक करेगा। ताओजी ने खुशी से हाँ कहा। वांग हाओ को अंदर से बहुत अच्छा लगा, ये सोचकर कि स्कूल में कोई उसका वेट कर रहा है। उसे एक अलग ही वार्मथ फील हो रही थी। जब वांग हाओ अपने डॉर्म रूम में वापस आया तो उसके रूममेट्स ने उसे घेर लिया। वो सब एक्साइटेड थे और पूछने लगे, हाओगे, क्या तूने ताओजी को गौतिंग लिया? वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कंफर्म किया। रूममेट्स ने ताना मारते हुए कहा, भाई तू तो कुछ दिन पहले तक शिया शुए के पीछे पागल हो रहा था और अब तुरंत नई गर्लफ्रेंड, तू तो निकला असली प्लेयर। वांग हाओ बस रात के वक्त डॉर्म का माहौल बदल गया। ये चेन, वह लड़का जिसके बाल सिल्वर ग्रे हैं और जिसने वार्सिटी जैकेट पहनी है, वहां आया। बाकी रूममेट्स डर के मारे चुपचाप साइड हो गए या चले गए। ये चेन ने वांग हाओ के पास बैठकर गंभीर होकर कहा, माइजी जल्द ही वापस आ रहा है, वह तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वांग हाओ ने हैरानी से पूछा कि ये चेन वहां क्यों आया। वांग हाओ ने उसकी कंसर्न के लिए थैंक्स बोला और युआन शाओ और यू चेंगफेई के बारे में एक्सप्लेन करने लगा, पर ये चेन ने उसे रोका। ये चेन ने कहा, मुझे पता है वो लोग बस मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि मैं अभी भी छेंगगांव का स्टूडेंट हूँ। फिर ये चेन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने कहा, मैं काफी टाइम से इस दुनिया डिलिंक्वेंट वर्ल्ड में हूँ, मुझे पता है कौन बंदा असली है। युआन शाओ और यू चेंगफेई वोकेशनल स्कूल से हैं, पर वह तीनों स्कूल्स में सबसे ज्यादा लॉयल और राइचस हैं, इसी वजह से मैं उनके लिए काम करता हूँ। ये चेन ने आगे कहा कि न्यूज बहुत तेजी से फैलती है और अब वांग हाओ छेंगनान हाई का नंबर 1 फिगर बन चुका है। वांग हाओ ने कहा कि ये सब बस अफवाह, फॉल्स रेप्यूटेशन है। ये चेन ने फिर वार्निंग दी, माई जी वापस आ रहा है, तू क्या करने वाला है? वांग हाओ ने माफी मांगी और कहा कि वह माई जी हैंडल नहीं कर सकता। ये चेन ने कहा, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सब ठीक होगा, पर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे तेरे साथ पिटाई क्यों ना खानी पड़े। वांग हाओ ने कहा कि ये जरूरी नहीं है, पर ये चेन ने इंसिस्ट किया। उसने कहा, शुरू में मैंने मैंग लियांग के कहने पर तेरी हेल्प की थी, पर अब तुझे जानकर मुझे लगा है कि तू एक अच्छा बंदा है। ये चेन ने छेंगगांव के दूसरे स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, ये लोग ऊपर से तो बहुत जेंटल और टॉप स्टूडेंट्स बनते हैं, पर अंदर से ये हिपोक्रेट्स और बीस्ट्स हैं। इनसे बेहतर तो वह वोकेशनल स्टूडेंट्स हैं जो सीधे हैं। फिर ये चेन ने वांग हाओ की तरफ देखा और कहा, पर तू अलग है, मैं देख सकता हूँ कि तू एक लॉयल इंसान है, तू मेरा भाई है। इस बार मैं मैंग लियांग के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी से तेरे साथ खड़ा हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ फर्मली पकड़ा। ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड मोमेंट था। वांग हाओ थोड़ा इमोशनल हो गया और आंसू पोंछने लगा। ये चेन ने हंसते हुए कहा, अरे अरे, हम मर्द हैं, इतना इमोशनल और कॉर्नी क्यों हो रहा है? डॉर्म रूम में ये चेन ने वांग हाओ को बताया कि असल में यूगे चाहते हैं कि वह स्कूल ट्रांसफर कर ले। वांग हाओ ने एक्सप्लेन किया, उनका कहना है कि अगर मैं छेंगगांव में रहा तो माई जी मुझे मार मार के हलाक कर देगा, इसलिए वो चाहते हैं मैं वोकेशनल स्कूल चला जाऊं। ये चेन ने अग्री करते हुए कहा, यूगे सही कह रहे हैं, छेंगगांव में रहना कोई वाइज डिसीजन नहीं है, तुम्हें वोकेशनल स्कूल ही जाना चाहिए। वहां यूगे की प्रोटेक्शन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर अफसोस है, अब समझा कि तुम इतने रिलैक्स्ड क्यों थे। लड़कियों के पीछे घूम रहे थे क्योंकि तुम्हारा बैकअप प्लान रेडी था। वांग हाओ ने कहा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है।
ये चेन जाते जाते बोला, जब तक माई जी वापस नहीं आता तुम कुछ दिन और मजे कर लो, पर ट्रांसफर के बाद मिलना मुश्किल होगा, इसीलिए जल्दी ट्रांसफर का काम निपटा लेना ताकि लंबा खींचने से बचा जा सके। वांग हाओ ने सोचा, मुझे जल्दी से जल्दी शिया शुए को पटाना होगा, नहीं तो चेंग गांव छोड़ना एक बड़ा रिग्रेट बन जाएगा। अगली सुबह वांग हाओ ने ताऊजी को पिक किया। ताऊजी ने लेट आने पर कंप्लेन की। वांग हाओ ने कहा, लोग बहुत थे, मुझे शर्म आ रही थी। ताऊजी ने कहा, ये स्कूल है, ऐसे मत करो, लोग क्या कहेंगे। वांग हाओ ने हाथ पकड़ते हुए कहा, देखें कौन हंसने की हिम्मत करता है, चलो खाना खाने चलते हैं। क्लासरूम में वांग हाओ के दोस्त ने तारीफ की, हाओगे काम हो गया, स्पीड तो बहुत तेज है। वांग हाओ ने सोचा, इस बार मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। शिया शुए ने वांग हाओ को देखा जो डेस्क पर सो रहा था। उसने उसे जगाया। वांग हाओ ने पूछा, क्यों आई? शिया शुए एक्साइटेड थी। गुड न्यूज सुनाऊं, कल मैं सु शियाओबाई की एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बनूंगी। वांग हाओ ने कैजुअली कहा, अच्छा है, कंग्रेचुलेशंस। शिया शुए ने पूछा, वांग हाओ क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? वांग हाओ ने कहा, बुरा क्यों लगूंगा, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड है, ताऊजी को देखा है, वह भी बहुत सुंदर है। शिया शुए ने उदास होकर कहा, पर जब मैंने तुम्हें ताऊजी के साथ देखा तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। वांग हाओ ने मन में सोचा, शिया शुए को जेलसी हो रही है, इसका मतलब वह अभी भी मुझसे प्यार करती है। वांग हाओ ने तुरंत एक्शन लिया और शिया शुए का हाथ पकड़ लिया। शिया शुए मेरे साथ हो जाओ। शिया शुए कंफ्यूज हो गई। वांग हाओ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जब मैंने तुम्हें ताऊजी के साथ देखा तो सच में बुरा लगा, पर शायद इसलिए कि तुम बहुत जल्दी बदल गए। कल तक तुम मुझसे जान लगाते थे और अब किसी और के साथ हो। इससे लगता है कि मर्द बहुत स्केरी होते हैं, कोई भी रिलायबल नहीं है। वांग हाओ को गुस्सा आ गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सु शियाओबाई रोज नई गर्लफ्रेंड बनाता है, वह चलेगा, एक साथ इतनी गर्लफ्रेंड्स रखना वह चलेगा, पर मैं तुमसे वार्मथ नहीं मिला तो क्या मैं नया प्यार नहीं ढूंढ सकता? तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है। वांग हाओ ने कंटिन्यू किया, सही है, मैं सु शियाओबाई जितना हैंडसम नहीं हूँ, ना ही उतना ग्रेसफुल हूँ, ना ही उसकी तरह चार्मिंग स्माइल है, पर तुम्हारा ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। शिया शुए मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, सच में डिसअपॉइंटेड। इस मामले में तुम बिल्कुल अनरीजनेबल हो, तुमने हद कर दी। शिया शुए की आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगी। वांग हाओ का गुस्सा तुरंत पिघल गया। अरे अरे मत रो, मैं जानबूझकर नहीं कह रहा था, प्लीज मत रो। उसने टिश्यू निकाला और शिया शुए को दिया। अच्छा है, मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। शिया शुए ने आंसू पोंछे। वांग हाओ वहां से चला गया। उसका चश्मिश दोस्त आया। क्या हुआ हाओगे? वांग हाओ ने कहा, तुम्हें क्या, छोड़ो, रहने दो। वांग हाओ ने पार्क में ताऊजी का हाथ पकड़ा हुआ था और सामने शिया शुए खड़ी थी। शिया शुए की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, वांग हाओ मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वांग हाओ के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कैसे शिया शुए ने उसे जौ यांग के खिलाफ लड़ने के लिए इंकरेज किया था, कैसे वह उसके लिए गुस्सा हुई थी और उसकी हर मुस्कुराहट। उसे एहसास हुआ कि वह इन सब यादों को कभी नहीं भूल सकता। वांग हाओ ने ताऊजी का हाथ छोड़ा और शिया शुए की तरफ बढ़ा। ताऊजी चुपचाप देखती रही। वांग हाओ ने शिया शुए के आंसू पोंछे और कहा, रो मत। शिया शुए ने उसे गले लगा लिया और कहा, वांग हाओ तुम सही कह रहे थे, मैं सु शियाओबाई से प्यार नहीं करती, मैं बस उसके साथ रहकर दूसरी लड़कियों की जेलसी एंजॉय करती थी। वांग हाओ ने भी उसे कस के गले लगाया और कहा, जब मैंने तुम्हें और ताऊजी को साथ देखा तो मेरा दिल जैसे 1000 छुरियों से कट रहा हो। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगा हूँ। वांग हाओ की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। शिया शुए ने कहा, तुम वापस आ गए, इसके लिए शुक्रिया, मैं अब ऐसी नहीं बनूंगी। वांग हाओ ने कहा, अच्छा है, अच्छा है। ताऊजी ये सब देखकर उदास हो गई और वहां से चली गई। वांग हाओ ने उसे जाते हुए देखा और उसे गिल्ट फील हुआ। उसने सोचा कि बाद में वह ताऊजी को एक्सप्लेन कर देगा कि वह सिर्फ शेक्सपियर समझने के लिए उसके साथ था। वांग हाओ ने शिया शुए से पूछा, तो सु शियाओबाई का क्या? शिया शुए ने कहा, मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, उसके पास इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं बस एक हूँ। मैं किसी ऐसे के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझसे सच्चा प्यार करे और लाइफ भर साथ निभाए। वांग हाओ मुस्कुराया। उसने सोचा कि आज का दिन उसका है। उसने सु शियाओबाई को 2 चोट पहुंचाई हैं। पहले ताऊजी ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया और अब शिया शुए ने उसे छोड़ दिया। अब वह बिना किसी रिग्रेट के ट्रांसफर कर सकता है। दोनों क्लासरूम में हाथ डाले वापस आए। क्लासमेट्स ने उन्हें देखा और शॉक होकर चीर करने लगे। वांग हाओ ने सबके सामने अनाउंस किया, आज से शिया शुए और मैं साथ हैं। सबने तालियां बजाईं और मजाक में चिल्लाया, चलो भाग चलते हैं साथ। डेस्क पर बैठकर वांग हाओ ने शिया शुए का हाथ टेबल के नीचे पकड़ा। उसने एक नोट लिखा, चिंता मत करो, मैंने जानबूझकर ताऊजी को यूज किया ताकि तुम्हें जला सकूं, बाद में मैं उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। शिया शुए ने नोट पढ़ा और मुस्कुराई। उसने रिप्लाई लिखा, हाँ क्लास के बाद जाना, ताऊजी बहुत दुखी है, साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है। वांग हाओ ने एक और नोट लिखा, ट्रांसफर से पहले सबसे जरूरी काम मुझे तुम्हें प्रपोज करना था, इसलिए मैंने वह क्रेजी सीन किया था कैंडल्स के साथ। क्या वांग हाओ ताऊजी को समझा पाएगा और क्या वह सच में ट्रांसफर कर पाएगा? वांग हाओ क्लासरूम में एंटर हुआ जहां ताऊजी बैठी थी। जैसे ही वह पास गया, ताऊजी ने खड़ी होकर उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। वांग हाओ शॉक हो गया और अपना गाल पकड़ लिया। ताऊजी की आंखों में आंसू थे। वांग हाओ ने हिम्मत करके अपनी नोटबुक निकाली और उसे दी। ताऊजी ये लो, मैंने पूरा दिन शेक्सपियर के वर्क्स की एनालिसिस लिखी है। उसने अपनी गलती मानी, सॉरी मैंने तुम्हें यूज किया ताकि मैं शिया शुए को जला सकूं।
ताऊजी ने गुस्से और दर्द में नोटबुक जमीन पर फेंक दी। वह चिल्लाई, वांग हाओ गेट आउट, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। वांग हाओ ने झुककर नोटबुक उठाई। वह इमोशनल हो गया और धीरे से बोला, ताऊजी सॉरी, बस यही हो सकता है। वे क्लासरूम से बाहर चला गया। उसके मन में चल रहा था, मुझे ताऊजी से नफरत नहीं है, पर शिया शुए ही वह लड़की है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सु शियाओबाई नहीं हूँ जो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैंडल कर सके। मैं सिर्फ एक लड़की के लिए लॉयल रह सकता हूँ। रात हो गई थी। वांग हाओ वापस क्लासरूम में आया जहाँ शिया शुए अकेली पढ़ रही थी। शिया शुए ने उसका लाल गाल देखा और गुस्से में बोली, क्या ताऊजी ने तुम्हें मारा? मैं अभी उससे बात करने जा रही हूँ। वांग हाओ ने उसे रोका, रहने दो, मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से ये सब सेटल किया है, अब और कोई दिक्कत नहीं चाहिए। दोनों रात को घर की तरफ चले। वांग हाओ खुश था पर उसे ताऊजी की चिंता भी थी। शिया शुए के घर के बाहर पहुंचकर वांग हाओ ने उसका बैग दिया। शिया शुए ने कहा, बस इतना ही, तुम तो सच में ब्लॉकहेड हो। वांग हाओ को समझ आ गया। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसके होंठों को किस किया। उसने सोचा, ये मेरा पहला किस था, बहुत अच्छा लगा। शिया शुए शर्मा कर ऊपर अपने अपार्टमेंट में भाग गई। वांग हाओ खुशी में नाचते हुए वहां से चला गया। लेकिन अचानक स्कूल के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे उसने ताऊजी को देखा। वह अकेली खड़ी थी और रो रही थी। वांग हाओ हैरान रह गया कि एक बोर्डिंग स्टूडेंट रात को सेल्फ स्टडी के बाद कैंपस के बाहर क्या कर रही है। वह उसके पास गया और पूछा, ताऊजी तुम यहाँ क्यों हो? क्लासरूम में शिया शुए ने वांग हाओ को एक नोट दिया। नोट में लिखा था कि उसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। वह सजेस्ट कर रही थी कि वह सुशियाओबाई और माईजी से बात करेगी ताकि यू चेंगफेई को परेशान करना बंद कर दें। वांग हाओ ने नोट पढ़ा और सोचा कि पैसों से सब कुछ सॉल्व नहीं होता, वरना यू चेंगफेई इतनी दिक्कत में नहीं होता। उसने शिया शुए का हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट किया। फिर वांग हाओ ने अपनी नोटबुक निकाली और शेक्सपियर के वर्क्स के नोट्स लिखने शुरू कर दी। शिया शुए ने पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? वांग हाओ ने बताया, ये ताऊजी के लिए शेक्सपियर की नोट्स हैं, उसे इन चीजों की जरूरत है। शिया शुए को जेलसी फील हुई। वह गुस्से में बोली, मैं इतनी दुखी हूं और तुम अभी भी ताऊजी के बारे में सोच रहे हो। वह उठकर चली गई। वांग हाओ ने सोचा कि वह शिया शुए से प्यार करता है और उसके साथ खुश है, पर ताऊजी उसकी पहली इंटेलेक्चुअल सोलमेट है जिसके साथ उसकी लिटरेरी इंटरेस्ट मैच करती हैं। उसने सोचा कि वह बाद में शिया शुए को मना लेगा। वांग हाओ टीचर के पास गया और ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मांगा। उसने कहा कि यह उसके फैमिली का डिसीजन है। टीचर ने फॉर्म दे दिया। फिर वांग हाओ इंटरनेट कैफे गया जहां यूगे गेमिंग कर रहा था। उसने फॉर्म दिखाया। यूगे ने पेरेंट गार्डियन वाली जगह साइन कर दिया और मजाक में कहा कि अगर टीचर को डाउट हुआ तो वह फोन नंबर छोड़ दे ताकि वह कॉल कर सके। वांग हाओ वापस क्लासरूम में आया और नोट्स पूरे किए। शिया शुए वापस आई और पूछा कि काम हो गया। वांग हाओ ने कहा, हाँ, ये नोट्स ताऊजी को कंफर्ट करने के लिए हैं। आज रात के बाद हम सही से साथ रह पाएंगे। वांग हाओ ने शिया शुए को घर जाने को कहा। शिया शुए ने मना कर दिया, नहीं, अब मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वांग हाओ ने कहा, देर हो रही है, तुम घर जाओ। वांग हाओ नोटबुक लेकर क्लासरूम से बाहर निकला। हॉलवे में उसने ताऊजी को देखा जो दरवाजे के पास खड़ी थी। ताऊजी ने आगे बढ़कर वांग हाओ को रोका और उसके चेस्ट पर हाथ रखा। उसने कहा, मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। वह इमोशनल लग रही थी। फिर वह वहां से भागकर वापस क्लासरूम के अंदर चली गई जहां बाकी स्टूडेंट्स देख रहे थे। रात के वक्त ताऊजी से मुलाकात हुई। वह रो रही थी। उसने कहा, वांग हाओ, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझे छू नहीं सकते। उसने मेरा हाथ हटा दिया। उसने बताया कि वह डॉर्म वापस जा रही थी, पर उसने मुझे शिया शुए को घर छोड़ते हुए देखा। वह मेरे पीछे आ गई। जब समझ आया कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं तो वह रुक गई, पर वह वापस डॉर्म नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वहीं वेट कर रही थी कि मैं वापस आऊंगा। मैंने सोचा, ताऊजी किसी भी मामले में शिया शुए से कम नहीं है। प्यार सच में अजीब चीज है। अगर मैं पहले ताऊजी से मिलता तो शायद रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। ताऊजी ने पूछा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मैंने मजाक में कहा, अगर और मारना है तो मारो। फिर मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। रास्ते पर चलते चलते उसने कहा, मैंने तुम्हारी नोटबुक पढ़ी, शेक्सपियर पर तुम्हारा एनालिसिस बहुत अच्छा है। मैंने कहा, बस कुछ पर्सनल थॉट्स हैं। डॉर्म के बाहर पहुंचकर उसने मुझे रोकते हुए कहा, अब जब तुम शिया शुए के साथ हो तो उसके साथ अच्छे से रहो, इधर उधर मत देखना। वह फिर रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने रोते हुए कहा, सोचकर कि तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, दिल बहुत दुखी है। तुम पहले लड़के थे जिसने मेरा दिल जीता। मैंने तुम्हारी कही बात मानकर हिम्मत करके प्यार का इजहार किया, पर अब मुझे वह शेक्सपियर की लाइंस याद आ गईं जो मैंने उसे पढ़ाई थी। मुझे एहसास हुआ कि ताऊजी का प्यार सच में उतना ही गहरा और प्योर है जितना शेक्सपियर ने लिखा है। ताऊजी ने आंसू पोंछे और कहा, कम से कम तुमने वह नोटबुक तो दिया। मैं सोच रही थी कि तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। वांग हाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे इस प्यार के जाल में फंसाया और अब अकेला छोड़ दिया। जाओ, वापस मत आना। वे यह कहकर भागकर डॉर्म के अंदर चली गई। मैं वापस अपने रूम गया और बेड पर लेटकर छत को घूरने लगा। दिमाग में उलझन थी। अगली सुबह मैं सीधा टीचर के पास गया और उन्हें ट्रांसफर एप्लीकेशन दी। टीचर ने तुरंत मेरे गार्डियन यूगे को फोन किया। टीचर ने कहा, छेंगगांव आसान स्कूल नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर आसान नहीं है। यूगे ने फोन पर कहा, वोकेशनल स्कूल में ट्रेड सीखना अच्छा है, फ्यूचर में जॉब मिल जाएगी। टीचर हैरान रह गया पर मान गया।
टीचर के का फोन अभी अभी कटा था। वह मुझे हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने आज तक ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे जो अपने बच्चे को छेंगांव जैसे अच्छे स्कूल से निकालकर वोकेशनल स्कूल भेजना चाहते हैं, वह भी सिर्फ ये कहकर कि जवान है तो कोई हुनर सीख ले। टीचर को मेरी समझ नहीं आ रही थी, पर मैंने बस कहा, टीचर तो बताइए मैं कब तक ट्रांसफर कर सकता हूँ। टीचर ने कहा कि यह प्रोसेस आसान नहीं है, स्कूल प्रिंसिपल के साइन चाहिए होंगे और पेरेंट्स को खुद आना पड़ेगा। मैंने सोचा, लगता है ओल्ड जुआंग को फिर दौड़ना पड़ेगा, पर मेरे पास वक्त कम था। माई जी निकलने वाला था, बस 3 दिन बचे थे। मैंने क्लासरूम में अपने दोस्तों को बताया कि मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ। हॉलवे में ये चेन और बाकी लोग मिले। उनके चेहरों पर हैरानी थी। ये वे लोग थे जिन्हें जोयांग बुली करता था, पर मेरे साथ जुड़ने के बाद से वे सेफ थे। मैंने सोचा, इन्होंने मेरी मदद तो नहीं की, पर कम से कम जोयांग के साथ मिलकर मुझे तंग नहीं किया। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शाम को हम चारों दोस्त, मैं, ये चेन, वो ब्लू हेयर वाला लड़का और चश्मिश दोस्त एक छोटे से रेस्टोरेंट में बियर पी रहे थे। माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया। बियर के नशे में ये चेन रोने लगा। उसने कहा, हाओगे, सच बताऊं, पहले मुझे भी बहुत लोग बुली करते थे, पर जब से तुम्हारे साथ रहने लगा हूं किसी ने हिम्मत नहीं की। ब्लू हेयर वाले ने भी कहा, हाओगे, काश तुम ना जाते। तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा? हम फिर से टारगेट बन जाएंगे। चश्मिश वाले दोस्त ने कहा, तुम्हारे अलावा क्लास में कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता। हम सब ने मिलकर बियर पी और गले मिले। रास्ते पर वापस आते वक्त हम नशे में धुत थे। एक दूसरे का सहारा लेकर गाने गा रहे थे। दा हे श्यांग तोंग ल्यू आ, रिवर फ्लोज ईस्ट। हम खुश थे, भले ही अलग हो रहे थे। लेकिन अचानक रास्ते में कुछ लोग आ गए। अंधेरा था, पर वह चेहरा मुझे याद था। माई जी, उसके हाथ में बेसबॉल बैट था। उसने सीधा मेरे सर पर बैट मारा। बैंग! मेरा सर फट गया, खून बहने लगा। वह चिल्लाया, जाओ वोकेशनल स्कूल बुलाओ युगे को। मैं जमीन पर गिर गया। मेरे दोस्तों को भी उनके गुंडों ने पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। मैं दर्द से कराह रहा था, पर हिम्मत नहीं हारी। मैंने गुस्से में चिल्लाया, कुत्ते, अगर हिम्मत है तो अकेले लड़। आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि। पर तभी एक मस्क्यूलर लड़का जिसके बाल वाइट थे, होंगली, आगे आया। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और पीटना शुरू कर दिया। चल अब लड़के दिखाओ, वह चिल्लाया। मैं नीचे पड़ा था, पर मैंने हाथ उठाए। पहली बार जो यांग ने मारा था तो मैं डरा हुआ था, हिम्मत नहीं कर पाया था। पर आज मैंने पलटवार किया। मैंने होंगली की नाक से खून निकाल दिया। माई जी ने अपना बैट मेरे चेहरे पर रखा और मुस्कुराया। सुनने में आया है तू ट्रांसफर करने वाला है। अच्छा आइडिया है। छेंगांव छोड़ना ही तेरी भलाई में है। पर अब बहुत देर हो गई, मैं आज जल्दी निकल आया। जंगल में माई जी ने ये चेन पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। वह गुस्से में चिल्लाया, मैं इन दोनों को हैंडल कर लूंगा। ये चेन जमीन पर गिर गया। वांग हाओ शॉक में था और वह ये चेन के पास भागा, उसका नाम पुकारते हुए। माई जी ने बैट उठाया और कहा, सुपीरियर्स की बेइज्जती, सबको मर जाना चाहिए। वह हमला करने ही वाला था कि तभी वहां एक सिलुएट दिखाई दिया। वांग हाओ ने सोचा, ये शख्स यू चेंगफेई नहीं है। मैं बचपन से यू चेंगफेई के साथ बड़ा हुआ हूँ, मुझे उसकी सिलुएट पहचान है। एक मस्कुलर लड़का जिसे माई जी ने ब्रिक जुआनटू कहा, वहां आया। माई जी ने पूछा, ब्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? ब्रिक ने कहा, मुझे एक बंदा चाहिए। उसने वांग हाओ की तरफ इशारा किया। माई जी कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, कौन भेजा है तुझे? हम दोनों छेंगांव के हैं। तू वोकेशनल स्कूल वाले की मदद क्यों कर रहा है? ब्रिक ने अनजान बनते हुए पूछा। यू चेंगफेई कौन है? माई जी को लगा वह एक्टिंग कर रहा है। ब्रिक, ड्रामा मत कर। क्या तुझे यू चेंगफेई ने नहीं बुलाया? ब्रिक ने साफ कहा, मैं यू चेंगफेई के लिए नहीं आया, मैं वांग हाओ को लेने आया हूँ। बस बता दे कि तू उसे देगा या नहीं। माई जी गुस्सा हो गया। हमने कभी तुझे तंग नहीं किया, तू अपने ही भाइयों के खिलाफ क्यों है एक आउटसाइडर के लिए? ब्रिक ने ठंडे दिमाग से कहा, मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं यू चेंगफेई को नहीं जानता। तभी वहां एक ट्रेंच कोट पहना हुआ लड़का आया, सिगरेट पीते हुए। वांग हाओ ने उसे देखा और सोचा, युगे, ब्रदर यू। माई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चूहा, वांग हाओ मर गया? ब्रिक ने कहा, नहीं, पर दम घुट रहा है। युगे, यू चेंगफेई। हंसा, अच्छा है कि अभी जिंदा है। माई जी ने ब्रिक की तरफ देखा और कहा, तो यू चेंगफेई ने हेल्प भी बुलाई है। यू चेंगफेई ने कहा, किसकी हेल्प? क्या मुझे इन लोगों को हराने के लिए हेल्प चाहिए? मैंने बाहर होंगली को पड़ा देखा है। माई जी ने ब्रिक से पूछा, क्या तू कह रहा है कि ब्रिक को तूने नहीं बुलाया? यू चेंगफेई ने ब्रिक को गौर से देखा और कहा, ओह, तो ये चेंग गांव का ब्रिक है। ब्रिक ने कहा, मैं यू चेंगफेई हूं। शायद उसने मजाक में कहा या सबटाइटल एरर है, क्योंकि अगली लाइन में वह कुछ और कहता है। ब्रिक ने आगे कहा, मैंने सुना है चेंग गांव का यू चेंगफेई अकेला घूमता है। फिर ब्रिक ने बताया, मैं वोकेशनल स्कूल से हूं, मैं माई जी और होंगली के साथ पढ़ता हूं। यू चेंगफेई ने पूछा, माई जी और होंगली कौन है? ब्रिक ने कहा, मैं सिर्फ छेंग गांव के ओल्ड डॉग लाओगो और माई जी को जानता हूं। माई जी गुस्से में आ गया। ब्रिक, तूने किसको गंदा कहा? ब्रिक ने चैलेंज किया, अगर तूने वांग हाओ को नहीं दिया तो हम यहीं लड़ सकते हैं। वांग हाओ जमीन पर पड़ा ये सब देख रहा था। उसने सोचा, माई जी के कहने का मतलब है कि ब्रिक उसका हेल्प नहीं है, तो फिर ब्रिक मेरे पास क्यों आया? यूके को एहसास हुआ कि वह मस्कुलर लड़का जिसे ब्रिक कहते हैं, वह भी वांग हाओ को बचाने आया है। वह हंसते हुए बोला, तो तुम भी वांग हाओ को लेने आए हो? मतलब चेंग गांव में कोई उसका प्रोटेक्टर है? तो फिर मुझे उसे ट्रांसफर करवाने की जरूरत नहीं। उसने वांग हाओ से पूछा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू ब्रिक को जानता है?
वांग हाओ जो जमीन पर पड़ा था हैरानी से बोला, पर मैं तो ब्रिक को जानता ही नहीं हूँ। ब्रिक ने साफ कहा, मैं वांग हाओ को बचाने नहीं आया, बस उससे कुछ प्राइवेट काम है। यूगे हंसा, प्राइवेट काम, कोई बात नहीं, आखिर हमारा मकसद एक ही है, दोनों को वांग हाओ को माइजी के पंजे से निकालना है। इस हिसाब से हम एक ही साइड पर हैं। उसने नोटिस किया कि ब्रिक ने होंगली और उसके गैंग को हरा दिया है। उसने मजाक में कहा, ब्रिक एक्सपर्ट जुआन टोउ के सामने ब्रिक दिखाना, ये तो बान मैन नोंगफू मास्टर के सामने दिखावा है। यूगे ने जमीन पड़े ये चेन को चेक किया और ब्रिक से कहा, मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्यों आए हो, पर मैं वांग हाओ को लेकर ही जाऊंगा। यूगे ने माइजरी बैट वाले लड़के की तरफ देखा और कहा, जो भी हो, अभी वांग हाओ माइजरी के पैर के नीचे है, क्या करोगे? ये बंदा वांग हाओ को धमकी बना रहा है। ब्रिक ने गुस्से में माइजरी को वार्निंग दी, अपना पैर हटा वरना मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। माइजरी ने बैट घुमाते हुए कहा, अगर कोई आगे आया तो मैं वांग हाओ के सर को तरबूज की तरह फोड़ दूंगा। यूगे ने कहा, वैसे भी एक बार में तो मार नहीं सकता। माइजी गुस्से में बोला, ठीक है, मैं वांग हाओ को दे दूंगा, पर बताओ किसको दूं, तुम दोनों डिसाइड कर लो। ब्रिक ने तुरंत कहा, मैं वांग हाओ को ले जाऊंगा। यूगे ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, पर बताओ उसे कहां ले जाओगे और क्यों? ब्रिक ने ठंडे दिमाग से कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, मुझे वांग हाओ को ले जाना ही है, जल्दी डिसाइड करो। माइजी ने कहा, डिस्कस कर लो ताकि मुझे पता चले किसको दूं। यूगे को समझ आ गया कि माइजी उन्हें आपस में लड़वाना चाहता है। उसने ब्रिक को समझाने की कोशिश की, पहले वांग हाओ को बचाओ, बाद में अपनी पर्सनल बातें सुलझा लेंगे। ब्रिक ने यूगे को इडियट शाचा कहा। यूगे परेशान हो गया, इस बंदे से बात करना नामुमकिन है, अगर हम लड़े तो माइजी फायदा उठाएगा और वांग हाओ नहीं बचेगा। ब्रिक ने फिर वही कहा, मैं बचाने नहीं आया, बस काम है। यूगे एक पत्थर पर बैठ गया, सिगरेट जलाई और बोला, बोलने को कुछ नहीं बचा। माइजी हंसा और बोला, वांग हाओ को मुझे दे दो। उसने यूगे से पूछा, क्या वह उसे दे? यूगे ने कहा, सोने मत जाना। माइजी ने जल्दी करने को कहा, वरना वह वांग हाओ को ब्रिक को दे देगा। यूगे ने हाँ कर दी, ठीक है, उसे दे दे। उसने ब्रिक को वार्न किया, अगर वांग हाओ को कुछ हुआ तो मैं छेंग गांव स्कूल को जला दूंगा। माइजी हैरान था कि यूगे ने इतनी आसानी से वांग हाओ को छोड़ दिया। उसने सोचा, क्या ब्रिक का कोई बुरा इरादा है, कहीं वह वांग हाओ को ले जाकर कीमा ना बना दे? यूगे ने कहा, छोड़ो, जो भी हो तुम्हारे पास होने से बेहतर है कि वह किसी और के पास हो। यूगे ने ब्रिक को जल्दी करने को कहा, जल्दी ले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं और तुमसे ड्यूल करूं। ब्रिक ने वांग हाओ को कंधे पर उठा लिया। उसने यूगे की तरफ देखा और कहा, याद रखूंगा, यू छेंगफेई। वांग हाओ ने यूगे से कहा, यूगे ये चेन और बाकी दोस्तों को बचाना। यूगे ने कहा, चिंता मत कर, माइजी अब हमें धमका नहीं सकता, हम बाकी काम निपटा लेंगे। ब्रिक वांग हाओ को लेकर चला गया। वांग हाओ ने पूछा, क्या आप झूल करें? ब्रिक ने उसके सर पर ब्रिक दिखाई। वांग हाओ ने डर के मारे कहा, यूगे वेई वू, यूगे इज माइटी, पर उसकी आंखें फटी हुई थीं। वांग हाओ एक खौफनाक सपने से चीख कर जागता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। सामने वह मस्कुलर लड़का ब्रिक चैन से नूडल्स खा रहा है। वांग हाओ डर के मारे पूछता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कहीं ऑफेंड कर दिया? ब्रिक कुछ नहीं बोलता, बस गुस्से में लग रहा है और एक बड़ा हैमर उठा लेता है। लेकिन अगले ही पल सीन बदल जाता है। वांग हाओ देखता है कि ब्रिक शेक्सपियर की किताब पढ़ रहा है। वांग हाओ हैरान रह जाता है। वह सोचता है, यकीन नहीं होता एक इतना रफ और मस्कुलर इंसान शेक्सपियर जैसे क्लासिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है। वांग हाओ को ताऊजी की फिक्र सताने लगती है। वह चुपके से बेड से उतरता है और जमीन पर रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक कप से टकराता है और वह आवाज कर देता है। ब्रिक तुरंत मुड़ता है, हाथ में ब्रिक ले। वांग हाओ डर के मारे वापस बेड पर लेट जाता है। तभी वांग हाओ की नजर अपने बगल में सोती हुई ताऊजी पर पड़ती है। उसे शॉक लगता है। वह सोचता है, इसका मतलब ब्रिक ने ताऊजी को भी किडनैप कर लिया है। मुझे किसी भी हाल में उसे इस गुंडे के पंजे से बचाना होगा। वांग हाओ ताऊजी को नूडल्स खिलाने की कोशिश करता है ताकि वह उठ जाए। ताऊजी की आंख खुलती है। वांग हाओ तुरंत उसका मुंह बंद करता है और फुसफुसाता है, चुप रहो, हम किडनैप हो गए हैं। लेकिन तभी ब्रिक सीलिंग से उल्टा लटक कर नीचे आता है। ताऊजी उसे देखकर हैरान नहीं होती, बल्कि उसे ब्रदर गे बुलाती है। अब वांग हाओ को समझ आता है कि ये दोनों भाई बहन हैं। ताऊजी ब्रिक को डांटती है, तुमने वांग हाओ को इतना क्यों मारा? देखो उसका सर फूट गया है। ब्रिक शिकायत करता है, मैं तो बस शेक्सपियर पढ़ रहा था, पर उसकी लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर वांग हाओ और ताऊजी हैरान रह जाते हैं। ब्रिक फिर से एक ब्रिक उठाता है और कहता है, मुझे लगता है मैंने इसे हल्का मारा था। ये सुनकर ताऊजी गुस्से में वांग हाओ के आगे खड़ी हो जाती है और ब्रिक को वार्निंग देती है कि अगर उसने वांग हाओ को हाथ भी लगाया तो वह उससे बात करना छोड़ देगी। ताऊजी ने अपने भाई ब्रिक को कहा कि वह उसके मामले में न पड़े, पर ब्रिक ने गुस्से में जवाब दिया, मैं जरूर पढ़ूंगा, मुझे तुम्हें रोते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने बताया कि जब से उनके पेरेंट्स का देहांत हुआ है, उसने खुद से वादा किया है कि वह ताऊजी को कभी रोने नहीं देगा और ना ही किसी और को उसे रुलाने देगा। वांग हाओ को अब फाइनली समझ आया ताऊजी लोकल होने के बावजूद स्कूल डॉर्म में क्यों रहती थी। असल में वह अपने भाई के साथ इस किराए के छोटे से कमरे में रहती थी। उन दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। ताऊजी ने उदास होकर कहा, पर वांग हाओ का पहले से गर्लफ्रेंड है, मैं किसी की रिलेशनशिप में बीच में नहीं आना चाहती, मैं होम ब्रेकर नहीं बनना चाहती।
ब्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। वांग हाओ को बस उस लड़की से ब्रेकअप करना पड़ेगा। फिर उसने वांग हाओ की तरफ मुड़कर धमकी दी, अगर तुम मेरी बहन के साथ वापस आ जाओ और वादा करो कि कभी दुख नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और शहर में तुम्हारी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। वांग हाओ ने मन में सोचा। उसने ताओजी और शिया शुए का कंपैरिजन किया। ताओजी हर मामले में बेहतर थी, पर फिर भी वह शिया शुए को ही प्यार करता था क्योंकि उसने उसके सबसे बुरे वक्त में हिम्मत दी थी। वह ताओजी को झूठ नहीं बोलना चाहता था। लेकिन ताओजी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वांग हाओ मत बोलो, झूठ बोल दो मेरे भाई को। अगर तुमने मना किया तो वह तुम्हें इस कमरे से जिंदा नहीं जाने देगा। वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वांग हाओ ने महसूस किया कि ताओजी भी उससे झूठ बुलवा रही है ताकि उसका भाई शांत हो जाए। दोनों एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं। वांग हाओ ने ताओजी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं मान गया। ब्रिक खुशी से पागल हो गया। उसने ताली बजाई और कहा, मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, उसे पाना तुम्हारी किस्मत है। उसने उनके हाथ मिलाए। फिर उसने अपने बैग से लाल मोमबत्तियां और डबल हैप्पीनेस का सिंबल निकाला और एक मेकशिफ्ट वेडिंग सेटअप कर दिया। ब्रिक ने कहा, चलो अभी हेवन और अर्थ को बाव करते हैं। एक बार बाव कर लिया तो तुम हस्बैंड वाइफ हो। ताओजी और वांग हाओ दोनों शॉक हो गए। ताओजी ने कहा, भाई हमारी उम्र सिर्फ 16 है, ये बहुत जल्दी है। वांग हाओ ने समझाने की कोशिश की कि लीगल मैरिज के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पर ब्रिक गुस्से में आ गया। बकवास बंद करो, चाइनीज कस्टम में बो करना ही शादी है। अगर तुमने मना किया तो मैं अभी तुम्हारे सर पर ईंट ब्रिक मार दूंगा। ताओजी ने बीच में आकर अपने भाई को रोका और कहा, भाई ये पागलपन है, वांग हाओ को छोड़ दो, उसने मेरे साथ रहने का वादा कर लिया है। ब्रिक ने गुस्से में हाथ में ईंट ब्रिक उठाई और ताऊजी से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आज वांग हाओ ने तुम्हारे साथ बाई तांग शादी की रस्म नहीं निभाई तो मैं आज ही इसे मार मार के वेजिटेबल बना दूंगा। उसने ताऊजी को समझाने की कोशिश की, बहन मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता आया हूँ, पर आज भाई तुम्हारी लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है, इसलिए तुम भी भाई को गुस्सा मत करो। एक दिन तुम्हें मेरी मजबूरी और मेरी अच्छाई समझ आ जाएगी। फिर उसने वांग हाओ की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद नहीं है जिसके बारे में तुमने कहा था कि शेक्सपियर पर इसके व्यूज यूनिक हैं, ये जेंटल, रोमांटिक और एक अनमोल वर है। वांग हाओ को याद आया जब वह ताऊजी के साथ वक्त बिता रहा था। उसने सोचा, शायद मैं थोड़ा ग्रीडी हो गया था, अपनी चुपचाप रहने वाली आदत बदल दी थी। पर यह सुनकर कि ताऊजी उसकी इतनी तारीफ कर रही है, उसे अंदर से खुशी हुई। वांग हाओ ने हिम्मत करके कहा, बात तो सही है, पर यह थोड़ा जल्दी है। ब्रिक ने तुरंत कहा, जल्दी कैसी? पुराने जमाने में 16-17 साल की लड़कियां शादी कर लेती थीं। तुम तो सही वक्त पर मिले हो। उसने फिर धमकी दी, वांग हाओ जल्दी आओ और बॉव करो, वरना मैं तुम्हें वेजिटेबल बना दूंगा। कमरे को सजाया गया था, दीवारों पर डबल हैप्पीनेस के निशान लगे थे। ब्रिक ने ऑफिशिएंट बनकर हुक्म दिया, पहला बो हेवन एंड अर्थ को। दोनों ने झुककर बॉव किया। दूसरा बो एल्डर्स को। ब्रिक खुद कुर्सी पर बैठ गया और दोनों ने उसे बॉव किया। तीसरा बॉव हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को। दोनों शर्माए हुए थे। वांग हाओ ने सोचा, हालांकि मुझे पता है ये नकली है, बस एक गेम है, सब अब्सर्ड ड्रामा है, पर जब हमने एक दूसरे को बो किया तो मेरे दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट हुई जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रस्म पूरी होते ही ब्रिक खुश होकर बोला, बधाई हो, आज से तुम हस्बैंड और वाइफ हो। उसने मजाक में कहा, तो क्या अब हम ब्राइडल चेंबर हनीमून रूम में जाएं? वांग हाओ ने तुरंत मौका पकड़ा और कहा, क्या आपको थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए? ब्रिक को अचानक होश आया, रुको, तुम लोग तो सिर्फ 16 साल के हो, अभी वो वक्त बहुत दूर है। पर उसने कहा, पर शादी तो हो गई। वह चला गया। अब वांग हाओ, जिसके सर पर बैंडेज है, और ताऊजी कमरे में अकेले हैं। वांग हाओ ने कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि ब्रिक तुम्हारा भाई है, वरना मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करता। ताऊजी ने समझाया, स्कूल में किसी को नहीं पता, मुझे उसकी लड़ाइयां पसंद नहीं है, वह गुस्से वाला है और हर वक्त लड़ने को तैयार रहता है, इसलिए मैंने छुपा लिया ताकि कोई परेशानी ना हो। वांग हाओ ने शिकायत की, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे भाई से बहुत पिट चुका हूँ। ताऊजी ने कहा, वह ऐसा ही है, बिना सोचे समझे काम करता है, पर उसने हाथ संभाल कर मारा है, सिर्फ सुपरफिशियल चोट लगी है। वांग हाओ हैरान होकर बोला, सुपरफिशियल चोट? मैं तो कई बार बेहोश हो गया। ताऊजी ने सर झुकाकर कहा, सॉरी। वांग हाओ ने उसे रोका, सॉरी मत बोलो, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें गलत समझा था। कमरे से निकलकर सड़क पर चलते हुए ताऊजी और वांग हाओ के बीच अजीब सा सन्नाटा था। ताऊजी ने रोते हुए पूछा, वांग हाओ, क्या तुम सच में शिया शुए के साथ हो? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बस चुप रहा। उसने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, कल जो हुआ उसे बस एक नाटक समझो, मैं अपने भाई को सब समझा दूंगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, ताऊजी, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुमने कल शादी के लिए हाँ कहा, बस यही काफी है मेरे लिए। मेरे मन में चल रहा था, कम से कम उस एक पल के लिए वह मेरी थी। इतनी अच्छी लड़की को चोट पहुंचाना सही नहीं है। तभी दरवाजा खुला और ब्रिक, उसका भाई, स्नैक्स लेकर आ गया। उसने हमें पास बैठे देखा और खुश होकर कहा, लगता है तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है। उसने मुझे कच्ची ईंट ब्रिक दिखाते हुए वार्निंग दी, मेरी बहन को खुश रखना, वरना ये ब्रिक तेरी खोपड़ी पर लगा दूंगा। रात को हम तीनों ने साथ खाना खाया। ब्रिक ने कहा, कल वह मुझे स्कूल छोड़ देगा। मैंने सोचा, भले ही ब्रिक का तरीका रफ है, पर वह अपनी बहन के लिए सच में अच्छा है।
अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, ताऊजी मेरे बेड के पास बैठी थी। उसने बताया कि भाई ब्रेकफास्ट लेने गया है। मैंने तुरंत क्लैरिफाई किया, ताऊजी कल वाली बात सब झूठ थी, तुम सीरियसली मत लेना। ताऊजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। वो चेक करने चली गई कि भाई आ गया या नहीं। मैं अकेला रह गया, सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्रिक बंस स्टीम्ड बंस लेकर वापस आया। उसने मुझे बंस दिए और कहा, पहले ताऊजी को उसके डॉर्म तक छोड़ना, फिर क्लास जाना। याद रखो, अब तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। हम सड़क पर चल रहे थे। ताऊजी ने कहा, बस कल वो नाटक करने में ही मैं खुश हूँ, क्या हम आगे भी दोस्त बन सकते हैं? मैंने कहा, ताऊजी तुम वो लड़की हो जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ताऊजी ने धीरे से कहा, पर तुम मुझे प्यार नहीं करते। उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया, चलो क्लास लेट हो जाएगी। उसकी मुस्कुराहट नकली थी, पर वह दर्द छुपा रही थी। ये देखकर मेरा दिल दुख गया। मैंने सोचा मेरे दिल में कोई और है, शिया शुए। इसलिए मैं ताऊजी को वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है। ताऊजी ने मुझसे पूछा, वांग हाओ, क्या तुम सच में शिया शुए के साथ हो? मैं चुप रहा। ताऊजी ने बताया कि उसके भाई की ये ईंट मारना, ब्रिक हिटिंग की स्किल बचपन से है, इसीलिए वह जुवेनाइल डिटेंशन भी गया है। उसने कहा, मेरा भाई सिंपल है, प्लीज उससे मत लड़ना। मैं स्कूल जाने के बजाय सीधा इंटरनेट कैफे पहुंचा। वहां यूगे गेमिंग कर रहा था। मैंने गुस्से में कहा, यूगे मैं किडनैप हो गया था, सर फूट गया, और तुम यहाँ मजे से गेम खेल रहे हो। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? यूगे जोर से हंसा। उसने कहा, वांग हाओ, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बचाया। मुझे लगा तुम्हें एक लेसन चाहिए। तुम लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलते हो, इसलिए ब्रिकहेड से थोड़ा डंडा मिलना जरूरी था। उसने आगे बताया, वैसे मैंने मैजी से फाइट की, वह भाग गया। अब तुम्हें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, अब ब्रिकहेड तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, तो स्कूल में कोई तुम्हें टैंग नहीं करेगा। मैंने गुस्से में कहा, तुमने एक मासूम लड़की की फीलिंग्स के साथ खेला। यूगे ने कहा, फीलिंग्स? मैं 18 गर्लफ्रेंड्स बदल चुका हूं, मुझे फीलिंग्स समझ नहीं आती। कहानी अब और उलझने वाली है। वांग हाओ ने यूगे को सच बता दिया कि वह ताऊजी के साथ नहीं है और न ही वह शिया शुए को छोड़ने वाला है, पर उसको डर था कि अगर ब्रिकहेड को सच पता चला तो वह उसे दोबारा मारेगा और माइजी भी नहीं छोड़ेगा। यूगे ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। उसने कहा, अगर तुम ताऊजी के साथ नहीं हो तो तुम्हें ब्रिकहेड का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। चेंग गांव में अब तुम्हारा रहना नामुमकिन है। यूगे ने वांग हाओ को सजेस्ट किया कि वह जल्दी से ट्रांसफर करके वोकेशनल कॉलेज आ जाए, जहां वह उसको प्रोटेक्ट कर सकेगा। वांग हाओ मान गया और कैफे से निकल गया। वांग हाओ सीधा टीचर गे के ऑफिस गया। टीचर गे उसके बैंडेज देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वह उसे मिसिंग रिपोर्ट करने ही वाले थे। वांग हाओ ने झूठ बोला कि उसका छोटा एक्सीडेंट हो गया था, पर टीचर गे को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या उसने किसी को ऑफेंड कर दिया है और उसे लॉ एंड ऑर्डर का भरोसा दिलाया। वांग हाओ ने कहा कि वह ठीक है, पर उसे स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। टीचर गे ने बताया कि उन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में भेज दी है। जब वांग हाओ एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में गया तो वहां उसके पेरेंट्स बैठे थे। उसकी माँ उसे जख्मी देखकर रोने लगी। उसके पापा गुस्से में थे। उन्होंने पूछा कि उसे किसने मारा और उसने उनकी परमिशन के बिना ट्रांसफर एप्लीकेशन क्यों डाली, और वह भी इंटरनेट कैफे वाले के सिग्नेचर के साथ। वांग हाओ को एहसास हुआ कि टीचर गे को तो उसने चुप करा दिया, पर अपने पापा को नहीं। उसके पापा ने कहा कि अगर उसने किसी को परेशान किया है तो वह मदद करेंगे, पर वांग हाओ जानता था कि उसके पापा एक आम वर्कर हैं, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तभी वहां बैठे डायरेक्टर ने खड़े होकर सबको चुप करा दिया। उन्होंने वांग हाओ को बताया कि उन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन चेक की है। पेरेंट्स का ओपिनियन और फोन नंबर दोनों फेक थे, जो इंटरनेट कैफे ओनर का था। इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि वह ट्रांसफर अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने वांग हाओ के पेरेंट्स को वापस भेज दिया ताकि वह वांग हाओ से अकेले बात कर सकें। जब पेरेंट्स चले गए तो डायरेक्टर ने वांग हाओ से कहा, मुझे तुम्हारी और माइजी की लड़ाई के बारे में सब पता है। वांग हाओ हैरान था। डायरेक्टर ने प्रॉमिस किया कि वह उसे ट्रांसफर नहीं होने देंगे। उनका रूल था कि अगर चेंग गांव में किसी एक को जाना है तो वह माइजी होगा, वांग हाओ नहीं। डायरेक्टर ने गुस्से में कहा कि वह हमेशा से डिलिंक्वेंट से नफरत करता है और उसने डायरेक्टर बनते ही वादा किया था कि वह स्कूल को साफ करेगा। वांग हाओ को पहली बार उम्मीद नजर आई। डायरेक्टर ने अपनी बात शुरू करते हुए बताया कि शुरुआत में वह स्कूल से गुंडों को पूरी तरह खत्म करना चाहता था, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि बदमाश कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जैसे जंगल की आग जो बारिश के बाद फिर उगाती है, वैसे ही नए गुंडे हमेशा आते रहते हैं। इसलिए उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। अब वह अंधाधुंध सफाई करने के बजाय उन्हें गाइड करना पसंद करता है, यानी ताकत से ताकत को कंट्रोल करना। इसी वजह से चेंग गांव में दूसरे स्कूलों के मुकाबले गुंडों की संख्या कम है। उसने बताया कि ब्रिकहेड, ओल्ड डॉग और माइजी का स्कूल के टॉप पर होना कोई हादसा नहीं, बल्कि डायरेक्टर की सीक्रेट प्लानिंग का नतीजा था। वह चाहता था कि स्कूल में एक तरह का ऑर्डर बना रहे। दूसरे स्कूलों जैसे बेइकी और वोकेशनल में लीडरशिप बार बार बदलती रहती है, क्योंकि वहां नए गुंडे हमेशा ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जिससे वहां हमेशा कैओस बना रहता है। लेकिन चेंग गांव में डायरेक्टर उन चैलेंजर्स को एक्सपेल कर देता है जो मौजूदा लीडर्स को चुनौती देते हैं, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे।
वांग हाओ जो जमीन पर बैठा ये सब सुन रहा था, हैरान रह गया कि डायरेक्टर को उसके और ब्रिकेड के बारे में सब कुछ पता है। डायरेक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके पास माइजी से लड़ने की पूरी ताकत है, उसके पास अपने ब्रदर्स हैं, ये चेन का सपोर्ट है, बाहर यू चेंगफेई है और अब तो ब्रिकेड भी उसके साथ है। लेकिन वांग हाओ को यह बात थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस लगी। उसने मन में सोचा कि उसके ब्रदर्स तो डरपोक हैं, ये चेन वफादार है, पर माइजी के आगे कमजोर पड़ जाता है और यू चेंगफेई तो दूर स्कूल में है, दूर का नंगा भूत। उसने डायरेक्टर से पूछा, अगर आपने ही माइजी को इतना पावरफुल बनाया है तो अचानक उसे खत्म क्यों करना चाहते हैं? डायरेक्टर ने सिगरेट जलाते हुए सच बताया। उसने कहा कि माइजी की महत्वाकांक्षा अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। वह सिर्फ छेंग गांव का बॉस नहीं बल्कि तीनों स्कूलों का एकमात्र किंग बनना चाहता है। इससे तीनों स्कूलों के बीच बड़ी लड़ाई होगी जो डायरेक्टर बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए वह माइजी को हटाना चाहता है और वांग हाओ को नया लीडर बनाना चाहता है ताकि स्कूल में बैलेंस बना रहे। डायरेक्टर ने कठपुतली शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी और साफ किया कि वह बस चाहता है कि वांग हाओ ब्रिकहेड और ओल्ड डॉग के बराबर का बॉस बने। उसने वांग हाओ की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? वांग हाओ ने आखिरकार हाँ में सिर हिलाया और पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? डायरेक्टर ने वांग हाओ को अपना प्लान समझाते हुए बताया कि माई जी को स्कूल से निकालना आसान नहीं है। माई जी की पावर बहुत गहरी है और उसके पास ऐसे लॉयल फॉलोअर्स हैं जो उसके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं। इसीलिए डायरेक्टर चाहता है कि एक बड़ी लड़ाई हो जिसमें वांग हाओ माई जी को हरा दे। इससे डायरेक्टर के पास माई जी को निकालने का मजबूत बहाना मिल जाएगा और वह बिना ज्यादा मेहनत के वांग हाओ को नया बॉस बना सकता है। वांग हाओ ने डायरेक्टर से एक सवाल पूछा। उसने पूछा, अगर ब्रिकहेड जुआंटो एक अकेला इंसान है और दिमाग से भी तेज नहीं है तो आप उसे क्यों सपोर्ट करते हैं? आपके लिए उसका क्या फायदा है? डायरेक्टर जोर से हंसा और बोला, तुमने ब्रिकहेड को बहुत कम समझा है। सच तो यह है कि वह पूरे स्कूल का सबसे ताकतवर फाइटर है, यहाँ तक कि मैं एक एडल्ट होने के बावजूद उससे डरता हूँ। वही एक ऐसा इंसान है जो ओल्ड डॉग और माई जी को कंट्रोल कर सकता है। डायरेक्टर ने आगे बताया कि ब्रिकहेड को पावर या बॉस बनने का कोई शौक नहीं है। उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी बहन ताओजी है। उनके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, इसलिए ब्रिकहेड ने ही बड़े भाई और पिता दोनों का फर्ज निभाया है। उसने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और छेंग गांव में एडमिशन लिया ताकि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सके। वांग हाओ ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि ब्रिकहेड सच में बड़ा भाई पिता समान है। डायरेक्टर ने बताया कि ब्रिकहेड की फाइटिंग स्किल्स और एक्सप्लोसिवनेस टॉप लेवल की है। वह लड़ने से नहीं डरता और जानबाजी पर लगा सकता है। इसी वजह से ओल्ड डॉग और माई जी उससे खौफ खाते हैं और उसे उकसाते नहीं, क्योंकि कोई भी अपने लिए इतना बड़ा मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहता। वांग हाओ ने तुरंत बात जोड़ते हुए कहा, तो आपने ब्रिकहेड को बॉस इसलिए बनाया ताकि वह बाकी गुंडों को कंट्रोल करे और उन्हें ज्यादा घमंडी न होने दे। और क्योंकि ब्रिकहेड को पावर से कोई मतलब नहीं, बस ताऊजी की सुरक्षा चाहिए, यह आपके लिए एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। डायरेक्टर ने उसकी समझदारी की तारीफ की। वांग हाओ ने पूछा, अगर ऐसा है तो आपने ब्रिकहेड से सीधे माइजी को क्यों नहीं हटवाया? डायरेक्टर ने समझाया कि ब्रिकहेड तभी लड़ता है जब कोई उसकी बहन को नुकसान पहुंचाए। डायरेक्टर ब्रिकहेड को इस्तेमाल कर सकता था, पर उसके लिए ताऊजी को थोड़ा नुकसान पहुंचाना पड़ता, जो वह नहीं चाहता था। वांग हाओ को बात समझ आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं माइजी को हैंडल करूंगा। डायरेक्टर ने उसे एक लॉयल और धर्मनिष्ठ लड़का कहा। वांग हाओ ने एक शर्त रखी, ताऊजी को कभी हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्टर मुस्कुराया और मान गया। डायरेक्टर ने वांग हाओ से कहा कि उसे ये अजीब लगता है, एक ऐसा स्टूडेंट जो मिडिल स्कूल में 3 साल तक बुली होता रहा, उसने आखिर इतनी असाधारण सहनशीलता कैसे विकसित की। उसने कहा कि वांग हाओ कुछ हद तक ब्रिकहेड जैसा है। दोनों में वो क्वालिटी है जो इतिहास के नायकों जैसे गुजियान मेन थी, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए नामुमकिन तकलीफ भी सह सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे लोग ही मौका मिलने पर आसमान छू लेते हैं। फिर डायरेक्टर ने अपने ड्रॉर से एक चाकू निकाला और टेबल पर रख दिया। उसने कहा, अब तुम्हारा मौका आ गया है। उसने वांग हाओ को बताया कि अगर वह माइजी को हरा देता है तो वह नया बॉस बन जाएगा। प्लान सीधा था, वांग हाओ को माइजी को उकसाना है ताकि माइजी पहले हमला करे। फिर वांग हाओ सेल्फ डिफेंस का बहाना लेकर माइजी को अस्पताल पहुंचा सकता है। स्कूल असेंबली में माइजी को एक्सपेल कर दिया जाएगा और वांग हाओ को सिर्फ एक वार्निंग मिलेगी। डायरेक्टर चाहता था कि माइजी स्कूल से बाहर जाए ताकि स्कूल शांत रहे और वांग हाओ नया लीडर बनकर सिस्टम को कंट्रोल करे। वांग हाओ ने चाकू उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। डायरेक्टर ने पर्दे खोले और कहा, अगर अंधेरा रहना ही है तो कम से कम सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचने दो। वांग हाओ ऑफिस से बाहर निकल गया। स्कूल यार्ड में उसका सामना माइजी और होंगली से हुआ। माइजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी तक ट्रांसफर नहीं किया? लगता है अब ब्रिकहेड का सहारा मिल गया है, इसलिए एटीट्यूड आ गया। वांग हाओ ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी दूसरी आंख पर कब पंच मारूं। होंगली गुस्से में आगे बढ़ा, पर माइजी ने उसे रोक लिया। माइजी ने कहा, ब्रिकहेड ने तुम्हें किडनैप किया था, ये सबने देखा है। लगता है तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा प्रोटेक्टर बन गया है। वांग हाओ ने कहा, मुझे ब्रिकहेड की मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खुद हरा सकता हूँ। वांग हाओ वहां से चला गया और सीधा अपने क्लासरूम में गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, शिया शुए दौड़कर आई और उससे लिपट गई। वह रो रही थी और कह रही थी, तुम आखिर वापस आ गए, मैं तो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी। बाकी दोस्त भी खुश थे कि वांग हाओ ठीक है, लेकिन क्लास के कोने में बजकट वाला एक लड़का जो शायद माइजी का साथी या प्रतिद्वंद्वी था, मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा,
अभी हंस रहे हो ना, रोना तो अभी बाकी है। वांग हाओ ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। क्लासरूम में वांग हाओ अपनी डेस्क पर बैठा था। उसके सिर पर अभी भी सफेद पट्टी बंधी हुई थी। शिया शुए उसके बगल में बैठी थी और चिंता से उसके सिर को छूकर पूछ रही थी कि अब दर्द तो नहीं हो रहा। वांग हाओ मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हाथ लगाते ही सारा दर्द गायब हो गया। तभी टीचर क्लास में आए और उन्हें ऐसे देखकर डांटते हुए बोले, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वांग हाओ ने तुरंत बहाना बनाया, सर सिर दर्द हो रहा है, इसीलिए शिया शुए से मसाज करवा रहा हूँ। टीचर मान गए। शिया शुए ने पूछा कि ट्रांसफर का क्या हुआ? वांग हाओ ने कहा, अभी के लिए ट्रांसफर कैंसिल है। शिया शुए घबरा गई और माई जी के बारे में पूछने लगी। वांग हाओ ने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन हमें लो प्रोफाइल रहना है। लोगों को मत दिखाओ कि हम साथ हैं, वरना ब्रिकेड यानी ताऊ जी का भाई गुस्सा हो जाएगा। शिया शुए गुस्से में बोली, क्यों? क्या हमें माई जी से डरकर छिपना चाहिए? मैं उससे लड़ने को तैयार हूँ। वांग हाओ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, बात डर की नहीं है। ब्रिकेड ताऊजी का भाई है और मैं ताऊजी का कर्जदार हूँ। मैं उसके भाई से कैसे लड़ सकता हूँ? शिया शुए मान गई पर नाराज होकर बोली, ठीक है, पर अगर हम साथ नहीं चल सकते तो हमें एक दूसरे को चिट्ठियां लिखनी पड़ेंगी। वांग हाओ हंसकर मान गया। सीन डॉर्म रूम में शिफ्ट हुआ। वांग हाओ अपने रूममेट्स, ये चेन, नीले बालों वाला लड़का, सिल्वर बालों वाला लड़का और चश्मे वाला लड़का से बात कर रहा था। वह बोला, मैं अब माई जी से लड़ने वाला हूँ, तुम लोग क्या कहते हो? सब घबरा गए। नीले बालों वाले लड़के ने कहा, भाई ये बहुत बड़ा रिस्क है, हम तो पक्के हार जाएंगे। वांग हाओ ने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा, अरे यार सोचो मत, उस रात जंगल में क्या हुआ था याद करो। माई जी ने हम सबको कैसे ठुकराया था, हमारे चेहरों पर थूका था। क्या तुम लोग बदला नहीं लेना चाहते? यह सुनकर माहौल थोड़ा बदला। नीले बालों वाला लड़का बोला, सच कहूं, मैंने सपना देखा था कि मैं माई जी को सबके सामने थप्पड़ मार रहा हूं और वह मुझे ग्रैंडपा कहकर रो रहा है। सब हंसने लगे। सिल्वर बालों वाला लड़का बोला, मैंने तो ओल्ड डॉग और ब्रिकेट दोनों को हराने का सपना देखा था। पर चश्मे वाला लड़का चुप बैठा रहा। वांग हाओ ने उससे पूछा, और तुम्हें बदला नहीं लेना? चश्मे वाले लड़के ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो माई जी के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। मैंने बस अपनी क्लास के लीजिए को हराने का सोचा था। वांग हाओ हैरान होकर बोला, लीजिए को क्यों? लड़के ने बताया, याद है स्कूल शुरू होने पर जब जॉ यांग ने सबको तुमसे बात करने से मना किया था? मैं तुम्हारा डेस्कमेट था, इसीलिए मैंने तुमसे थोड़ी बात की थी। लीजिए ने ये देख लिया था। क्लास के बाद वह मुझे टॉयलेट में खींच कर ले गया और मुझे 2 थप्पड़ मारे थे। ये सुनकर वांग हाओ का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने गुस्से में पूछा, इतना सब हुआ और तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? फिर उसने चश्मे वाले लड़के से वादा किया, आज हम तुम्हारा वह सपना पूरा करेंगे, आज हम लीजे को सबक सिखाएंगे। सब लोग खुश होकर चिल्लाने लगे। वांग हाओ अपनी पूरी गैंग, जो यांग, सिल्वर हेयर वाला लड़का और बाकी दोस्तों के साथ क्लासरूम में घुसा। सब सीधे लीजे के पास गए। वांग हाओ ने उसकी डेस्क पर पैर रखकर दबदबे से बैठने का अंदाज दिखाया। लीजे घबरा गया और बोला, वांग हाओ तू क्या कर रहा है? वांग हाओ ने कहा, लीजिए क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? आज हम हिसाब बराबर करेंगे। वांग हाओ ने जौ यांग की तरफ मुड़कर पूछा, जौ यांग मुझे सच बता, तूने होंगली को खुद हायर किया था या लीजिए तुझे लेकर गया था? लीजिए ने तुरंत सफाई देनी शुरू की, जौ यांग और मैं एक जैसे हैं, हम नए हैं यहाँ। वांग हाओ ने गुस्से में लीजिए के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, जौ यांग का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तू अपनी हद भूल गया? वांग हाओ ने पूरी क्लास को भी डराकर बैठने को कहा। लीजिए डर के मारे कांपने लगा। वांग हाओ ने कहा, अगर मैं डूबा तो तुझे भी साथ लेकर डूबूंगा। लीजिए ने हाथ जोड़ लिए और सच उगल दिया, वांग हाओ सच में मैं जौ यांग को होंगली के पास नहीं ले गया था, उसने खुद पैसे देकर होंगली को हायर किया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वांग हाओ ने क्लास में लीजिए के दोस्तों से कहा कि वे लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि यह सिर्फ उसके और लीजिए के बीच की बात है। लीजिए ने भी अपनी गैंग को जाने का इशारा कर दिया। सब लोग बाथरूम में पहुंचे। वांग हाओ के दोस्तों ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वांग हाओ ने सिगरेट जलाई और लिू जिहोंग, चश्मे वाला लड़का से कहा, जैसे उसने तुझे पहले मारा था आज वैसे ही उसे मार। लिू जिहोंग ने हिम्मत करके लीजिए को मुक्का मारा। तुरंत बाद वांग हाओ ने एक जोरदार लात मारी जिससे लीजिए जमीन पर गिर गया। वांग हाओ ने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा सिंक से दे मारा। लीजिए की नाक से खून बहने लगा और वह डर के मारे माफी मांगने लगा। वांग हाओ ने गुस्से में कहा, क्या यही तरीका है माफी मांगने का? और उसने लीजिए को थप्पड़ मार दिया। लीजिए रोते हुए बोला, वांग हाओ मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। वांग हाओ ने लिू जिहोंग की तरफ देखा और कहा, अब तेरी बारी। लिू जिहोंग आगे बढ़ा। उसने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और लीजिए के चेहरे पर मारते हुए बोला, तुझे पैसे चाहिए थे ना, ले अब चाहिए। फिर उसने लीजिए को दोबारा मारा और लीजिए ने हाथ जोड़ लिए। काम खत्म होने पर वांग हाओ ने पूछा, हो गया? सबने हाँ में सिर हिलाया और वे लोग बाथरूम से बाहर आ गए। बाहर आकर लिू जिहोंग बहुत खुश था। उसने कहा, वांग हाओ ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सपने में सोचा था। वांग हाओ वापस क्लास में आया और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद लीजिए भी क्लास में लौटा। वह बुरी तरह पिटा हुआ लग रहा था और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया।